कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, शेयर मार्केट के इंडेक्स का काम है शेयर मार्केट में आ चुकी तेजी मंदी आपको बताना। पर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स किस तरह के होते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको ढेर सारे स्टॉक एक्सचेंज दिखेंगे। डोमिनेटली क्या है, लाइक का बीएससी मिड कैप इंडेक्स। ये कैसे बनेगा? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के मिड कैप कंपनियों को लेके ये इंडेक्स बनेगा। ऑयल, सीमेंट, फार्मा, मीडिया, ऐसे। तो बीएससी का एक इंडेक्स है मिड कैप, फिर स्मॉल कैप है बीएससी 100। तो इंडेक्स का पहला काम है मार्केट में आ चुकी तेजी मंदी आपको बताना। इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, जहां हम अलग अलग सेक्टर के कंपनियों को लेके उसको बनाते। क्लियर? लेट्स सी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स कैसे बनता है और स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए जा सकते हैं इंडेक्स के लिए। इमेजिन कि एक इंडेक्स है बीएससी मिड कैप। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटायर मार्केट को मिड कैप कंपनियों के तहत। कौन से सेक्टर आएंगे? डिफरेंट डिफरेंट। एग्जांपल, बीएससी का मिड कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें हमको सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी को इंक्लूड करना है, क्योंकि थीम क्या है? इंडेक्स मिड कैप। तो सीमेंट सेक्टर में से ये जो तीन कंपनियां हैं, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? इन तीनों में से कौन सी कंपनी बीएससी मिड कैप इंडेक्स का पार्ट हो सकती है? रिप्लाई मी। तीन प्रकार की कंपनियां, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट एंड अल्ट्राटेक। मिड साइज कंपनी चाहिए। ओके, तीनों तो नहीं हो सकती और अल्ट्राटेक भी नहीं हो सकती। अल्ट्राटेक बहुत बड़ी कंपनी है। तो बिल्कुल मिड साइज वाली जो कंपनी है ना, वो है जेके सीमेंट। श्री सीमेंट भी काफी बड़ी कंपनी है। मैंने जब क्लास चालू किया था 2004 में, तब उस शेयर का रेट 90 रुपीज था, और आज हम 2021 में हैं, तो शेयर का रेट 20,000 रुपीज है। तो जो 17 सालों में जिसका शेयर का रेट 100 का 20,000 हुआ हो, वो कंपनी मिड कैप तो नहीं रहेंगी। तो जेके सीमेंट ये ऐसी कंपनी है जो सीमेंट सेक्टर से मिड साइज कंपनियों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, ऑयल, सीमेंट, फार्मा, मीडिया, टेलीकॉम, ऐसे अलग अलग सेक्टर के मिड कैप कंपनियों को लेके जो इंडेक्स बनेगा, इसको हम कहते हैं मिड कैप इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स कैसे बनेगा? अलग अलग सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनियों को लेके। लेट्स सी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, तीन कंपनियां, अरबिंदो फार्मा, इरिज लैब एंड ग्लेनमार्क। जस्ट जज, इन तीनों में से कौन सी कंपनी स्मॉल कैप इंडेक्स का पार्ट बनेगी टू रिप्रेजेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर? फार्मा सेक्टर आप सबको पता होता है, सो आर यू अवेयर? मिस्टर जीवन का जवाब है इरिज लैब। ओके, अनुजा जोशी, इरिज। वेरी गुड। समय ना वेस्ट करते हुए, ग्लेनमार्क आई होप सो फेमस कंपनी है, तो बड़ी ही कंपनी है। अरबिंदो रिसेंटली 3-5 सालों से काफी बड़ी बन चुकी है, और इरिज लैब रिलेटिवली एक छोटी कंपनी है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी होंगी बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स से। तो दोस्तों, ऐसे इंडेक्स का थीम होता है डाइवर्सिफाइड इंडेक्स एंड डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। ओके, तो दोस्तों, ये डाइवर्सिफाइड इंडेक्स कैसे बनेगा? जैसे बीएससी 100, तो बीएससी 100 ही इंडेक्स कैसे बनेगा? बीएससी 100 ये इंडेक्स बीएससी के ऊपर के लार्जेस्ट 100 मार्केट कैप कंपनियों को लेके बनने वाला है। तो वी विल हैव अ बीएससी 100 इंडेक्स। देन अब बातें करते हैं अलग अलग इंडेक्स की। इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, सेक्टोरियल
एंड डाइवर्सिफाइड। तो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स कैसे बनते हैं? अलग अलग सेक्टर के। और सेक्टोरल इंडेक्स कैसे बनते हैं? एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के कंपनियों को लेके जो इंडेक्स बनेगा इसको सेक्टोरल इंडेक्स कहते हैं। जैसे बीएसई का बैंकिंग इंडेक्स, ये क्या करेगा? केवल बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को लेगा। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ऐसी बैंक को लेके जो इंडेक्स बनेगा इसको सेक्टोरियल इंडेक्स कहते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स दो प्रकार के आते हैं, डाइवर्सिफाइड एंड सेक्टोरियल। लेकिन जिन इंडेक्स को आप जानते हैं वो इंडेक्स कैसे है? लेट्स सी। इंडेक्स एक कॉमन कंसेप्ट है। इंडेक्स एक कॉमन कंसेप्ट है। बीएसई जैसे अपने इंडेक्स बनाता है वैसे ही एनएसई अपने इंडेक्स बनाता है। फॉर एग्जांपल बीएसई के मिड कैप इंडेक्स को मैच करने वाला एनएसई के पास कौन सा इंडेक्स है? बीएसई के मिड कैप इंडेक्स को मैच करने वाला एनएसई के पास सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स है, बराबर। तो बीएसई के मिड कैप इंडेक्स को मैच करने वाला एनएसई के पास सीएनएक्स मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप है। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक कॉमन कंसेप्ट है। तो जैसे बीएसई इंडेक्स बनाएगा वैसे एनएसई भी बनाता है। फॉर एग्जांपल बीएसई का बैंकिंग इंडेक्स है, तो एनएसई का अपने पास कौन सा इंडेक्स है? सीएनएक्स बैंक इंडेक्स। मतलब क्या? बैंकिंग सेक्टर कैसे जा रहा है, तेजी की ओर की मंदी की ओर, इसको जानने के लिए आपने बीएसई का इंडेक्स देखा क्या अथवा एनएसई का इंडेक्स देखा क्या, बात एक ही है। मतलब बैंकिंग सेक्टर तेजी में चल रहा है कि मंदी में, इसको जानने के लिए अपने बीएसई का बैंकिंग इंडेक्स देखा क्या अथवा एनएसई का सीएनएक्स बैंक इंडेक्स देखा क्या, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं बैंक निफ्टी, बात एक ही होंगी। तो दोस्तों इंडेक्स का काम है स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी दिखाना। इंडेक्स दो प्रकार के, अलग अलग सेक्टर को जो कंपनियों को लेके जो इंडेक्स बनेगा वो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के कंपनी को लेके जो इंडेक्स बनेगा इसको सेक्टोरियल इंडेक्स कहते हैं। तो एनएससी और बीएसई दो एक्सचेंज अलग है, लेकिन दो एक्सचेंज एक ही थीम पे इंडेक्स बनाते हैं। तो एनएससी बीएसई दोनों के पास डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, एनएससी बीएसई दोनों के बाद पास सेक्टोरियल इंडेक्स है। लेकिन जिस इंडेक्स की बातें आप बार बार सुनते और देखते वो क्या है? फॉर एग्जांपल सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50, ये इंडेक्स आप ज्यादा जानते हैं। व्हाई? कैन एनीबडी रिप्लाई मी कि इंडेक्स की इतनी सारी नाम है लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी को ही लोग ज्यादा देखते क्यों है या जानते क्यों है? एनी गुड आइडिया कि सेंसेक्स और निफ्टी को ही क्यों जानते हैं हम ज्यादा? ये बीएसई मिड कैप, बीएसई 100, सीएनएक्स फार्मा इंडेक्स, इनकी बातें कम क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी एक ऐसे इंडेक्स है जो स्टॉक मार्केट को मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। सबसे बेहतरीन तेजी मंदी की झांकी यदि कोई इंडेक्स आपको दिखा सकता है तो उन इंडेक्स का नाम होता है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बनाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जिसमें 30 ही स्टॉक होते हैं, निफ्टी बनाए एनएसई से जहां 85 कंपनियों को लिया जाता है। और बैकग्राउंड क्या है? सेंसेक्स कब बना है? 1978 में। और निफ्टी कब बना है? 1996। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से तेजी मंदी के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है आपका जवाब? यस नो कि सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअली इंडेक्स की क्रिएशन के पीछे थीम क्या है। याद रखना सेंसेक्स और निफ्टी की ज्यादा आप चर्चा करेंगे, लेकिन ये दो ही इंडेक्स है ऐसे नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स है। लेकिन जब हमारी इंडेक्स की शुरुआत होगी समझेंगे तो हम बाद में बहुत सारे इंडेक्स के ऊपर ध्यान देने ही वाले हैं। जो कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट स्टार्ट करता है तो उसके लिए सेंसेक्स निफ्टी ही ज्यादा ध्यान में आता है। लेट्स सी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स का मेन फंक्शन क्या होना चाहिए? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बताता है। एग्री और डिसएग्री? जैसे आप पिछले 4 दिन को स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है लास्ट 4 डे से स्टॉक मार्केट कैसे है? पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक मार्केट
तेजी की ओर चल रहे हैं कि मंदी की ओर? होप सो। आप बोलेंगे डाउन, तो पिछले 4 दिनों से मार्केट डाउन है, ये कहां से इंडिकेट हुआ आपको? 4 दिन से शेयर बाजार गिर रहा है, ये कहां से समझ में आ गया आपको? दैट्स इट निफ्टी। और जैसे मैंने प्री सेशन में आपको बताया, मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के बाद से अब तक मार्केट का ट्रेंड क्या है? आई थिंक 24 मार्च से लेके आज तक शेयर मार्केट का हाल क्या है, बुलिश और बेरिश? अब ये अप ट्रेंड आपको कहां से महसूस होता है? फॉर एग्जांपल अनलॉक तो अभी रिसेंटली हुआ, लेकिन लॉकडाउन तो लगा 24 मार्च के करीब, तब निफ्टी 7,500 पे था, और अभी रिसेंटली आप देखते हैं कि निफ्टी टच 15,000। तो ऑलमोस्ट 9-10 महीनों में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड अप है, तेजी है। ये तो आपको निफ्टी के आंकड़ों को देख के ही पता चल रहा है। तो निफ्टी और सेंसेक्स का काम ही वही है, स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है तेजी मंदी, उसका आपको हॉरिजेंटली रिफ्लेक्शन देना। इज इट क्लियर? सेकंड, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट के इमोशन और सेंटीमेंट बताते हैं। आई थिंक अब ये वर्ड तो अलग है। ट्रेंड मतलब दिशा, प्राइस बढ़ रही की घट रही है। इमोशन और सेंटीमेंट क्या होता है? इमोशन और सेंटीमेंट क्या है? अब पिछले 6-12 महीने देखो, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, इमोशन क्या है? आई थिंक वो बातें ऐसी है कि पिछले 12 महीने में कोरोना था, लॉकडाउन था, ये पूरे 12 महीनों में हमारे जीडीपी निगेटिव चल रहे हैं। ये करंट फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी 7% नेगेटिव रहने वाला है, और 7% जीडीपी का ग्रोथ रेट निगेटिव होने के बावजूद निफ्टी 7,500 से 15,000 और लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना, इन बातों से मार्केट का कौन सा सेंटीमेंट आपको समझ में आता है? एक, कि हम मार्केट के फंडामेंटल को नहीं देखते, अपने मूड से ट्रेंड से चलते हैं, या दो, ओवर वैल्यूड। थर्ड, हमारी जो रिकवरी है वो करंटली हो रही है और बहुत स्ट्रांग हो रही है, और 2021-22 और 22-23 ये जो अपकमिंग नेक्स्ट टू फाइनेंशियल ईयर से वो सुपर सॉलिड ग्रोथ के रहेंगे, इसके संकेत बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के रिफॉर्म से मिल रहे हैं, और उस हिसाब से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। तो बाजार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो ओवर वैल्यूड है, कि सेंटीमेंट ये बताता है कि हमारी रिकवरी हो रही है और स्ट्रांग होंगी, इसके इंडिकेशन मार्केट प्राइस में हॉरिजेंटली कवर्ड है? क्या लगता है? तो वी कॉल एज सेंटीमेंट। थर्ड, मार्केट वैल्यूएशन एक्चुअली क्या होता है ना, एक मजेदार टर्म है। स्टॉक मार्केट में आप क्या खरीदते हैं? स्टॉक की मार्केट, सोचो, स्टॉक मार्केट में आप क्या खरीदते हैं? स्टॉक की मार्केट। स्टॉक मतलब कंपनियों के शेयर्स, और मार्केट मतलब पूरा बाजार खरीदते हैं क्या? तो दोस्तों, जब आपको स्टॉक मार्केट में आना है, शेयर्स खरीदना है, तो शेयर सस्ते की महंगे, वैल्यूएशन जो होता है ना, वो कौन से रेशियो पे आधारित है? पी रेशो, बुक वैल्यू रेशो, इसके आधार पे होते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन स्टॉक का ही देखते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में आके स्टॉक खरीदते हैं। तो कंपनियों की शेयर प्राइस महंगी है ऐसा कहना चाहिए, बाजार सस्ता है कि महंगा है ऐसा हम कहते हैं क्या, कहना चाहिए क्या? जब खरीदना एक ही कंपनी का शेयर है तो पूरे मार्केट का वैल्यूएशन का क्या रिलेवेंस है? देखते हैं। बट पॉइंट टू कनेक्ट टू नेक्स्ट, कि क्या सेंसेक्स और निफ्टी पूरे स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है कि महंगा है, ये बता सकते हैं क्या? यस नो? सेंसेक्स निफ्टी के आंकड़े पूरा स्टॉक मार्केट सस्ता चल रहा है कि महंगा चल रहा है, ये बता सकते हैं क्या? स्टॉक महंगे नहीं, बाजार ही महंगा है। अब बाजार महंगा है तो स्टॉक सस्ते कैसे होंगे? ऐसी भाषा है, हम कह सकते हैं क्या, समझ सकते हैं क्या? वी कैन सी नेक्स्ट स्लाइड। अगला पार्ट, स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी दिखाते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति या अधोगति, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव टू थिंक इट, कि स्टॉक मार्केट
का इंडेक्स एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करना है? शेयर मार्केट के हालचाल को, तेजी मंदी को, ट्रेंड को, या देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उसका एक रूपांतरित पिक्चर, मतलब इंडेक्स के प्राइस हो सकते हैं? एक्चुअली इसका जवाब हाँ है कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और एंटायर स्टॉक मार्केट देश के अर्थव्यवस्था को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इकोनॉमी कैसी बनती है? अलग अलग सेक्टर से, ऑयल, सीमेंट, फार्मा, मीडिया, टेलीकॉम, सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। इकोनॉमी कैसे बनती है? गवर्नमेंट के बहुत सारे कदम से, टैक्स बढ़ेगा, घटेगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, व्हाटएवर। तो ये जो कुछ भी व्यापार चल रहा है, व्यापार के आसपास इकोनॉमी के अपने सारे मेजरमेंट चल रहे हैं देश के, दुनिया के, इसका असर किस पे होगा? व्यापार पे। व्यापार का असर किस पे होगा? उसकी वैल्यूएशन पे, मतलब कंपनियों के शेयर प्राइस पे। इसलिए देश आर्थिक व्यवस्था में प्रगति कर रहा है कि अधोगति, उसका रूपांतर डिफरेंट सेक्टर के, डिफरेंट कंपनियों के शेयर प्राइस है, मतलब ही शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट का रिफ्लेक्शन आता है इंडेक्स में। तो इसमें एक 2 in 1 क्या है? स्टॉक मार्केट ने रिप्रेजेंट करना है इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करना है इंडेक्स ने। ऐसी कॉमन थीम चलनी चाहिए। क्लियर है कि निफ्टी सेंसेक्स देख के स्टॉक मार्केट पता चले और निफ्टी सेंसेक्स देख के देश की इकोनॉमिक तेजी मंदी का भी रिफ्लेक्शन पता चले। इज इट अ नीड एंड प्लानिंग इज देयर? यस, नो? कि स्टॉक मार्केट अनेक चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स भी अनेक चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स चेक। अगर हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमी में अनेक सेक्टर है जिसको हम इकट्ठा कैलकुलेट करें, प्रोडक्शन में तो जीडीपी होता है, और फिर अनेक सेक्टरों को 3 डिविजन्स में बांट सकते हैं, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि करंटली हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है। आप अगर चार्ट पे नोटिस करें तो हार्डली 14% इकोनॉमी का वेटेज आता है एग्रीकल्चर से और सर्विस इंडस्ट्री का वेटेज आता है 59% से। एक्चुअली ये जीडीपी का बाइफरकेशन है, पास्ट टू लेटेस्ट। तो दोस्तों इसी प्रकार का रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी में होना चाहिए क्या? यस और नो? इसी प्रकार का रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स, निफ्टी के अंदर होना चाहिए क्या? कि एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान तो बहुत कम है, तो इतना ही कम पार्टिसिपेशन सेंसेक्स और निफ्टी में होना चाहिए? चेक करते हैं, ठीक से याद रखना। सर्विस इंडस्ट्री का वेटेज है 60%, इंडस्ट्री का 27% है, एंड एग्रीकल्चर एट दिस मोमेंट केवल 15% ही हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्विस सेक्टर 60% पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। लेटेस्ट पे आ जाओ, पुराने नहीं। पुराने में हम स्कूलों में थे और अभी शेयर मार्केट में हो, तो लेटेस्ट में आ जाओ आंकड़ों के साथ। लेट्स सी। अगर हम देखते हैं हमारे देश की जीडीपी को सेकंड और बाइफरकेशन से, तो टूरिज्म और लॉजिस्टिक हमारे इकोनॉमी का 19% हिस्सा है जीडीपी के अंदर। कंस्ट्रक्शन 8% है, फाइनेंशियल मार्केट 22% है, एग्रीकल्चर 14% है। ये थोड़ा और सेकंड लेवल का बाइफरकेशन है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे क्या है, ऊपर के लेवल पे सारे सेक्टरों को 3 थीम में डाल बांटे होते हैं, सर्विस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और फिर जितनी जितनी की आपकी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, इनको अलग अलग दिखा है यहाँ भी। यहाँ भी थोड़ा सब सेक्शन है, लेकिन ठीक है, आपको समझता है कि टूरिज्म हमारे पास 19%, मतलब कोई 10-12% तो इंडिपेंडेंट टूरिज्म का हिस्सा है इकोनॉमी के अंदर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 8% हिस्सा है, ऐसे आपको समझना है। फाइनेंस मार्केट 22% है। अब जब स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा स्टॉक मार्केट के इंडेक्स, और स्टॉक मार्केट के इंडेक्स स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी बातें चल रही है, तो आप जरा इंडेक्स का लेटेस्ट रूप चेक करो। दोस्तों ये लेटेस्ट 2019 का स्नैपशॉट है कि सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर से आएंगी, तो ये सेंसेक्स की 30 कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर से आएंगी, तो उन सेक्टरों का सिलेक्शन क्या है और उन सेक्टरों का वेटेज क्या है। सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स से इंडेक्स कितना स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और कितना इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है।
व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? डिक्टो, कम, ज्यादा, या समझ में नहीं आ रहा है? सेंसेक्स निफ्टी जैसे मेन ब्रॉड बेस इंडेक्स स्टॉक मार्केट को भी रिप्रेजेंट करने वाले और साथ ही साथ इकोनॉमिक सिचुएशन को भी, तो कुछ नोटिस हुआ है इसमें आपको? ये ऑब्जर्वेशन जस्ट सी फास्ट। सर्विस सेक्टर का वेटेज है 59, एग्रीकल्चर का 14, इंडस्ट्री का 27। ये उसके अंदर आप देख सकते हैं कि टूरिज्म ऑलमोस्ट 19% के करीब है, आपके एग्रीकल्चर 14% है, कंस्ट्रक्शन 8% है। और जब आप रिसेंट देखें तो आपको क्या दिखता है कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां सेंसेस का 40% पार्ट है। तो ये इकोनॉमी को कम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज्यादा? फाइनेंशियल सेक्टर सेंसेक्स के अंदर इकोनॉमी को लेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोर? वेरी क्विक, यस, बिल्कुल सही जवाब है मिस्टर महेश कि फाइनेंशियल सेक्टर का 44% वेटेज जो हमारे सेंसेक्स निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है, इतना तो वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर का हमारे देश के अर्थव्यवस्था में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर का 14% वेटेज है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो नाम ही लिखा नहीं है यहाँ। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से ज्यादा कंपनियां है नहीं है? या फिर आप देखते हैं कि टूरिज्म सेक्टर, उसका तो 12% 15% यहाँ कोई योगदान है, तो यहाँ कोई होटल की, रेस्टोरेंट की ऐसी कोई कंपनी दिख नहीं रही है कि जिसको हम टूरिज्म सेक्टर का प्रॉक्सी देखे। यहाँ तात्पर्य स्टॉक मार्केट के इंडेक्स स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं कि इकोनॉमी को? लास्ट कंक्लूजन क्या होगा आपको? स्टॉक मार्केट के इंडेक्स क्या होते हैं, काम क्या है? स्टॉक मार्केट के इंडेक्स कितने स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले, और स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स निफ्टी कितने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने वाले? टेल मी क्विकली। दैट्स इट। तो होता क्या है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने एक्चुअली दोनों को रिप्रेजेंट करना है, स्टॉक मार्केट को भी और इकोनॉमी को भी। लेकिन जिस प्रकार का कंस्ट्रक्शन लेटेस्ट है और इस कंस्ट्रक्शन में लिमिटेशंस भी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियां ही देश में नहीं है, किसान के आंदोलन चल रहे उसी के प्रति कि कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चाहिए वहां, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ योगदान देने के लिए इतनी कंपनियां क्वालिटी है नहीं है। तो हमारी इंटेंशन राइट है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वहां लिमिटेशंस भी है। तो तात्पर्य क्या होता है, लोग इसको हमेशा कनेक्ट करते हैं। जैसे रिसेंटली आप देखेंगे 6-12 महीनों में वो ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, अरे स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। अनलॉक लॉकडाउन जब लगा 24 मार्च को तो निफ्टी 7,500 था, और उसके 12 महीने में हम देखो कि अब तक पूरे अनलॉक भी नहीं हुए। आज भी रिस्ट्रिक्शन है कि शादियों में 85 लोग जा सकते हैं महाराष्ट्र में, रिस्ट्रिक्शन है। ओके, अभी भी हमारी इकोनॉमी निगेटिव चल रही है। इन फैक्ट ऑफ दैट मार्केट तो 100% बढ़ चुका है। तो लोगों को स्टॉक मार्केट की तेजी इंडेक्स के तहत देखना और इकोनॉमी के करंट हालात से जोड़ना, क्या लगता है? स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या ख्याल है आपका? ये जो कोई भी बोलता है ये कितना लॉजिकफुल है और उसका कंक्लूजन क्या है? पिछले 6-12 महीने देखो, मार्केट इज राइजिंग एवरी टाइम, 100% ग्रोथ है लॉकडाउन से अनलॉक के इस 12 महीने के पीरियड में। लेकिन आप आसपास देखेंगे कि आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक ठाक चल रहा है, टूरिज्म सेक्टर बंद पड़ा है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है या सैलरी में ग्रोथ कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ सुपर्ब है। कितना कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड फैक्ट बेस्ड चीज समझ में आ रही है आपको? दोस्तों, पॉइंट टू कंक्लूड, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स 100% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास 44% वेटेज बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक के होंगे और जीडीपी में उसका योगदान 20% है, और मान के चलो कि पिछले 6-12 महीने में बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस अच्छे है और उनका भविष्य आगे उज्जवल है, तो सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर ही जाएंगे ना। पूरी इकोनॉमी कैसे चल रही है ऑल टुगेदर अलग मुद्दा है, लेकिन जिन सेक्टरों को लेके हम इंडेक्स बना रहे हैं वो सेक्टर की कंपनियां अपने आप में व्यापार में और शेयर प्राइसेस में कैसे चल रही है दूसरी कंसेप्ट है। और एक आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं,
यदि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करना चाहिए तो नेक्स्ट क्राइटेरिया ये भी है, इकोनॉमी कैसे रिप्रेजेंट होती है, वैसी रिप्रेजेंट होती है, अच्छी बुरी, मतलब इकोनॉमी में अच्छे भी सेक्टर दिखते हैं, बुरे भी सेक्टर दिखते हैं, इन सारे सेक्टरों को देख के इकट्ठा करके इकोनॉमी बनती है वो सेक्टर, सारे सेक्टर अच्छे बुरे सारे सेक्टरों को इकट्ठा देखे तो दिखता है जीडीपी 7% डाउन। लेकिन सेंसेक्स के 30 स्टॉक कैसे आते हैं? 100% जीडीपी को मैच नहीं कर सकते, सारे सेक्टर वहां नहीं आ सकते। और एक खास बात बताता हूं, हमारे सेंसेक्स निफ्टी में वही सेक्टर आ सकते हैं जो उस वक्त हमारे इकोनॉमी में पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। जिन सेक्टर के कंपनियों के सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं उन्हीं कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले 5-7 सालों से रियल एस्टेट कंपनियों के बिजनेस बढ़ नहीं रहे हैं, प्रॉफिट कभी लॉस हाई ग्रोथ नहीं है, तो डीएलएफ जैसा स्टॉक 2008 तक सेंसेक्स का पार्ट था, उसके 3-4 साल के बाद नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर पावर सेक्टर की कंपनियां लॉस में पड़ती रहेंगी तो वो पावर सेक्टर की कंपनियां सेंसेक्स निफ्टी का हिस्सा नहीं होंगी, लाइक रिलायंस पावर, टाटा पावर एक्सेट्रा। तो दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट की इंडेक्स केवल परफॉर्मिंग सेक्टर को ही दिखाएंगे। तो हो सकता है कि केवल अच्छी ही बातें, पॉजिटिव ही आंकड़े बनने का स्कोप ज्यादा बनता है। ट्रू और फॉल्स? जैसे क्रिकेट टीम में केवल अच्छे खिलाड़ी खेले सिलेक्ट किए जाएंगे, रिसेंट फॉर्म जिसका अच्छा है उसको लो, रिसेंट जो फॉर्म में नहीं उसको ड्रॉप करो। तो आप कॉन्ट्रारियन मत हो जाओ कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी कहां जा रही है, नीचे मैच नहीं कर रही है। अरे इकोनॉमी सारे सेक्टरों को लेके बनती है, अच्छा बुरा सब दिखाती है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी केवल कुछ ही सेक्टर, उसमें भी वेटेज कम ज्यादा और केवल चलने वाले सेक्टर है। तो इसमें दोष है कि रोष है? या फायदा उठाना है या कॉन्ट्रारियन नहीं चलना है? भी प्लानफुल कि मैं मार्केट नहीं खरीद रहा हूं, वैसे इकोनॉमी भी नहीं खरीद रहा हूं। ये सेंसेक्स निफ्टी वो अपने 30-50 स्टॉक से बनेंगे ना। क्लियर? चलो अगले मुद्दे पे आते हैं, वैल्यूएशंस। ये आपके सामने मैंने जो रखा है ना, ये आपके सामने जो रखा है ना वो इंडेक्स के वैल्यूएशन है, ईयरली बेसिस पे 12 महीने का एवरेज है। तो पी रेशो आप देख सकते हैं कि 2016 में 20 था इंडेक्स का, फिर 23 है 18 में, लास्ट ईयर कोरोना के पहले 26 था, और अभी जो 20-21 ऑनगोइंग है इसका एवरेज आ रहा है 27। तो सेंसेक्स के 30 कंपनियों का एवरेज पी रेशो 27 है। आपके सामने मैंने 2008 से लेकर 2021 तक का चार्ट रखा है। आपको क्या लगता है हम शेयर मार्केट में खड़े हैं कि सस्ते मार्केट में कि महंगे मार्केट में? वेरी क्विक। मैंने बताया था आपको कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन दिखा सकते हैं क्या, कैसे? देखो आपकी बार, देखो अभी पहला सेशन है तो आई डोंट थिंक कि मैं इतनी सारी टर्म्स सबको क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन मुद्दे पे हाईलाइट कर पाऊंगा। तो दोस्तों पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 27 पी रेशो इज अ कॉस्टली। तो ये कहने का स्कोप राइट है, बट इसका ये मतलब है क्या कि हमने स्टॉक मार्केट में अब किसी भी कंपनी के किसी भी सेक्टर के कंपनियों के शेयर को खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट दशक का सबसे महंगा साबित हो चुका है करंटली। 27 पी रेशो, बराबर कह रहा हूं ना मैं? हाँ बराबर। यस और नो, लेकिन पॉइंट निकलता है इससे। इसके ऊपर आपके पास वक्त हो तो मेरा यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो है जिसके ऊपर आपको ये मिलेगा, मार्केट पी रेशो के ऊपर क्या क्या सोच सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक एंड कंपनी स्पेसिफिक। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये लेटेस्ट है, पिछले 12 महीने, अप्रैल 20 से लेके फेब 21। अब पिछले 12 महीनों का भी मार्केट का वैल्यूएशन निकाले कि लॉकडाउन के वक्त तो मार्केट 18 पी रेशो पे था, और अभी आप देखें तो 35 है। पी रेशो मतलब क्या होता है? शेयर के प्राइजेस को ईपीएस से डिवाइड करो तो आता है पी रेशो। मतलब आपकी कमाई कितनी है और कमाई के कितने गुना महंगा है। 35 निफ्टी पी रेशो का मतलब है, सॉरी सेंसेक्स पी रेशो का मतलब है कि पूरा मार्केट कंपनियों के अर्निंग से 35 टाइम हाइयर है। मतलब हम कमा रहे 1 रुपया और शेयर खरीद रहे 35 रुपए पे, कमाई के 35 गुना। 35% नहीं है, 35 टाइम्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गुना कहते हैं, मराठी पट म्हणतात। सो वैल्यूएशन, अगर नाम का वर्ड आपको समझ में आना है स्टॉक की जगह स्टॉक मार्केट का, तो ये कोई आंकड़ा है। यू कैन वॉच द पी रेशो ऑफ द सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड यू कैन जज इट।
कि मार्केट इस वक्त सस्ते पे नहीं खड़ा है इतना कि किसी भी स्टॉक को हाथ लगा ले तो सस्ते पे ही मिल जाएगा। ट्रू और फॉल्स? तो क्या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स एंटायर मार्केट की वैल्यूएशन का थोड़ा सा अंदाज देती है? थोड़ा सा कि ज्यादा? तो दोस्तों पॉइंट पे कनेक्टेड रहना, आगे चल के इन आंकड़ों को बार बार पढ़ना तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स है वो कैसे क्रिएट होंगे। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स कैसे बनेंगे जब तक उसके अंदर आप कंपनियों को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कोई स्टॉक मार्केट का इंडेक्स नहीं बनता है। तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कैसे बनेगा? कंपनियों से। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के आंकड़े किससे क्रिएट होंगे? कंपनियों के। देखो जज करो कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के आंकड़े किससे क्रिएट होने वाले हैं। वेरी क्विक आंसर एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स का जो आंकड़ा होता है ना, वो आंकड़ा कौन से आंकड़ों के बेस पे बनता है? आज निफ्टी 15,000 पे चल रहा है, सेंसेक्स 52,000 पे चल रहा है, तो ये आंकड़ा कहां से क्रिएट होता है? तो वेरी सिंपल है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के आंकड़े शेयर प्राइस के आधारित है। तो उसके ऊपर एक थोड़ी झांकी लेते हैं। अशोक लेलैंड की शेयर की प्राइस 17 फरवरी 2021 को 132 रुपए, और उसी वक्त बजाज ऑटो की शेयर की प्राइस 4,100 है। तो अशोक लेलैंड लगभग 100 रुपए का शेयर है और बजाज ऑटो लगभग 4,000 रुपए का शेयर है। अब मैं क्या कहता हूं, आपको डिसाइड करना है उसका जवाब कि अशोक लेलैंड से बजाज ऑटो ये कंपनी 40 गुना बड़ी है। Bajaj Auto is a 40 times bigger than the Ashok Leyland. My sentence, right or wrong? Very quick. दो कंपनियां सेम सेक्टर की, शेयर प्राइस आप देख रहे हैं और शेयर प्राइसेस से अंदाजा लो कौन सी कंपनी छोटी कौन सी कंपनी बड़ी। क्या बजाज ऑटो ये कंपनी अशोक लेलैंड से 40 गुना बड़ी है? यस और नो, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। दोस्तों क्या होता है ना कि दो कंपनियों के बीच में 40 गुना शेयर प्राइस का अंतर है, लेकिन हम शेयर प्राइस का अंतर नहीं पूछ रहे, कंपनियों के वैल्यूएशन का अंतर पूछ रहे, कंपनियों की साइज का अंतर पूछ रहे बिजनेस का। तो अशोक लेलैंड 132 रुपए से जितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका मार्केट कैप आता है 38,000 करोड़। मतलब अशोक लेलैंड ये केवल 38,000 करोड़ रुपयों की कंपनी है, मुकाबले में बजाज ऑटो 4,000 रुपए से 1,20,000 करोड़ की कंपनी है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बजाज ऑटो अशोक लेलैंड से 3 गुना महंगी है, 40 गुना महंगी नहीं है। तो कोई कंपनी छोटी की बड़ी, उसका वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ये एक्चुअली शेयर प्राइस से नहीं बनता। हमेशा शेयर मार्केट में याद रखना है किसी भी चीज के लिए कि शेयर सस्ता की महंगा, कंपनी छोटी की बड़ी, शेयर की प्राइस सस्ती की महंगी, कंपनी छोटी की बड़ी, ये एक्चुअली कहां से बनता है पता है? सिर्फ मार्केट कैप के आंकड़े से। और इसीलिए इंडेक्स कंपनियों से बनेगा, इंडेक्स के आंकड़े कंपनियों के शेयर प्राइस से बनने वाले मार्केट कैप से कैलकुलेट होते हैं। तो पॉइंट टू नोट, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट कैप मेथोडोलॉजी पे काउंट होते हैं। इंडेक्स कैलकुलेशन पे ये आंकड़े लिए जाएंगे 38,000 करोड़ और 1,20,000 करोड़, ये नहीं केवल इससे बनने वाले ये मार्केट कैप लिए जाएंगे। क्लियर अनक्लियर? वेरी फास्ट। Index will calculate its own figure with the help of market cap, which is made by market price. क्लियर? चाहो तो मैं और एक टर्म आगे बताता हूं। अनेक लोग पहले बार जुड़े होंगे तो वो पूछेंगे कि ये क्या होता है मार्केट कैप। सिंपल है, शेयर की जो लाइव प्राइस मार्केट में चल रही है उसको कंपनी के सारे शेयर से मल्टीप्लाई करो। कंपनी के शेयर दो कैटेगरी में होते हैं, कौन से? ओनर, प्रमोटर, और बाकी हम सब लोग साइड में बैठे हैं उसको नॉन प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर प्लस नॉन प्रमोटर, इन सभी के शेयर्स इकट्ठा करें तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स आते हैं, और लाइव शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो मार्केट कैप किसी भी कंपनी का लाइव बनता है। एग्जांपल, इन्फोसिस की मैंने कल की प्राइस ली है 1290 पे इन्फोसिस चल रहा है और 425 करोड़ शेयर पब्लिक प्लस प्रमोटर के हैं। तो इन्फोसिस का मार्केट कैप कितना है? लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए
का मार्केट कैप है। इसका मतलब है कि इन्फोसिस 5.5 लाख करोड़ रुपयों की कंपनी है। जैसे आप कोई चीज खरीदते वक्त उसकी एमआरपी पूछते हैं और फिर उस चीज को पूरा एक्वायर करते हैं, वैसे ही आज किसी को इन्फोसिस 100% खरीदनी है और उसकी खुद की कंपनी बनानी है तो इन्फोसिस का वैल्यूएशन 5.5 लाख करोड़ रुपयों का है। तो ये जो मार्केट कैप के आंकड़े हैं ये इंडेक्स क्रिएट करते वक्त यूज किए जाएंगे, केवल मार्केट प्राइस नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस कंपनियों के मार्केट कैप का उचित अंतर कभी भी नहीं बता सकते, कौन सी कंपनी छोटी की बड़ी। तो क्लियर, व्हाट्स द मार्केट कैप, व्हाट्स द मार्केट प्राइस एंड हाउ इंडेक्स विल यूज मार्केट कैप टू क्रिएट द इंडेक्स। इसलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट कैप मेथोडोलॉजी पे क्रिएट एंड काउंट होते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस गलत रिप्रेजेंटेशन देंगी। क्लियर अनक्लियर? छोटा टर्म क्लियर? लेट्स मूव दोस्तों, अब चलते हैं। अब दोस्तों ज्यादा अटेंशन देना कि अभी हम आपके सामने शेयर मार्केट के इंडेक्स क्रिएट करने वाले हैं। फटाफट देखना शेयर मार्केट का इंडेक्स कैसे बनता है, ये उसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। इंडेक्स बनाते वक्त जितने कंपनियों को आपने सिलेक्ट किया है उस वक्त उस कंपनियों का मार्केट कैप क्या था डे 1 को, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस मार्केट कैप की करंट मार्केट कैप। जब कोई आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो कंपनियों को इकट्ठा करेंगे, उनके मार्केट कैप के टोटल को क्लब करेंगे, तो उस क्लब मार्केट कैप को क्या बोलते हैं, बेस मार्केट कैप की करंट मार्केट कैप। इंडेक्स जब बनेगा तो उसकी शुरुआत के मार्केट कैप को बेस कहते हैं। बेस मतलब ही शुरुआत है और करंट मतलब लेटेस्ट है। तो मैंने लेक्चर की शुरुआत की 11 बजे, अब 11:40 हो रहा है। तो सिलेक्टेड कंपनियों का जो करंट मार्केट कैप है उसको आप डिवाइड करेंगे बेस मार्केट कैप से और मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंडेक्स वैल्यू से। क्लियर? चलो मैं एग्जांपल में इसको क्लियर करके दिखाता हूं। अभी ये इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है। तो मेरे दोस्तों अभी मैं आपके सामने आपके ही तरफ से एक इंडेक्स को कैलकुलेट करवा के लूंगा। क्रिएट एंड कैलकुलेशन बाय यू, चेक इट। चलो इसी बहाने में आपको और भी एक चीज बताता हूं। अभी इंडेक्स ऐसे बनेगा कंपनियों से, तो कंपनियों का क्या होगा, वेटेज आएगा इंडेक्स में। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं तो 30 कंपनियां एक एक सेक्टर से नहीं आती। किसी भी सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में यदि योगदान ज्यादा है तो उसको मैचिंग वो सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर की सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 3 कंपनियां होंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरे इकोनॉमी का 7 to 8% पार्ट है जीडीपी में। तो इकोनॉमी के मैचिंग सेक्टर और उसकी साइज को रिप्रेजेंट करने वाली एक दो कंपनियां ऐसे इंडेक्स में रखा जाता है। तो निफ्टी की 50 या सेंसेक्स की 30 कंपनियां ऐसे एक एक सेक्टर से एक कंपनी नहीं आती। मोर ग्रोइंग परफॉर्मिंग सेक्टर मोर कंपनी आएंगी और लेस ग्रोइंग परफॉर्मिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी लेस रिप्रेजेंटेशन आता है, और उसके बाद जो वेटेज पड़ता है वो उनके मार्केट कैप का होता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी ये 50 कंपनी से बनता है, लेकिन आप देखो एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी में कितना है। 50 कंपनी का अगर एक वेटेज निकाले ना आप, तो कितना आता है, 2.5% आता है। मैथमेटिक्स में 50 कंपनियों को अगर आप 1 कंपनियों के वेटेज पे निकाले तो 2.5% आता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक इस 50 में से एक कंपनी का वेटेज निफ्टी में 2.5% नहीं है, निफ्टी में 26% है। ट्रू और फॉल्स? और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को आप इकट्ठा करें तो 46% तो वेटेज यहां ही आ गया। सॉरी ये निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें कि बैंकिंग स्टॉक का जो वेटेज है इसमें एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक इनका वेटेज ज्यादा है। क्लियर? तो केवल 2 बैंक इकट्ठा करें तो 46% वेटेज किसका आता है, बैंक निफ्टी का। तो लगभग 10-12 कंपनियों का बैंक निफ्टी बनता है, और इसमें अगर 2 ही बैंक इकट्ठा करें एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक तो 46% वेटेज है। नाउ यू सी निफ्टी, निफ्टी के अंदर वेटेज कितना आता है। तो दोस्तों निफ्टी के अंदर वेटेज अगर आप देखें, जैसे मैं बात कर रहा था कि निफ्टी 50 कंपनियों का है तो एक स्टॉक का वेटेज 2.5% आता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का वेटेज 2.5% नहीं है, 10% है।
रिलायंस का वेटेज 2.5% नहीं है, 10% है। मतलब निफ्टी केवल ये 2 स्टॉक की वजह से 20 तक का ऊपर नीचे होगा। ट्रू और फॉल्स? निफ्टी जैसा इंडेक्स सभी स्टॉक मूव करेंगे तो मेजरली मूव होगा ऐसे नहीं है। कुछ बड़े स्टॉक मूव करेंगे तो निफ्टी मूव होगा, और कुछ बड़े स्टॉक जिस दिशा में चलेंगे उस दिशा में निफ्टी चलेगा। राइट और रॉन्ग? सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर रिलायंस 5-10% गिर गया, रिलायंस 5-10% गिर गया किसी खराब रिजल्ट से और बैड न्यूज से व्हाटएवर, तो निफ्टी को ऊपर आना आसान है कि मुश्किल है? ओनली सिंगल रिलायंस स्टॉक 5 या 10% किसी दिन गिर गया तो निफ्टी को उस दिन तेजी में जाना आसान है कि मुश्किल है? तो आंसर इज वेरी इजी, डिफिकल्ट है वो। और इसीलिए निफ्टी 50 कंपनी से बनता है, तो 50 सेक्टर से नहीं होता, 15-20 सेक्टर से होता है। और हर कंपनी का वेटेज इक्वल नहीं है, मार्केट कैप के आधार पे होता है। इज इट क्लियर? जैसे आईटीसी का वेटेज तो 3% है, मतलब आईटीसी अगर ज्यादा गिर जाता है प्राइस, तो कोई बहुत बड़ा वेटेज निफ्टी के मंदी में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट ही वेटेज निफ्टी में कम है। तो ये कभी ध्यान रखना, तो आगे चल के कभी आपको इंडेक्स के आंकड़े प्रिडिक्ट कर रहे हैं तेजी मंदी फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो कुछ कंपनियों के ऊपर ध्यान रखना, ट्रेंड वाइज, फंडामेंटल वाइज काम पे आता है। यदि मेरा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इंफोसिस के ऊपर कोई स्टडी है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, तो निफ्टी की तेजी मंदी प्रिडिक्ट करना आसान की मुश्किल? आप देखना कि फ्राइडे को हमारा मार्केट कितना था, ये सेंसेक्स के आंकड़े। तो जस्ट मैं आपके सामने एक टर्मिनल रखता हूं, फ्राइडे का ही चार्ट में आपको दिखाता हूं। फ्राइडे को अगर आप देखें तो सेंसेक्स 434 पॉइंट डाउन है एंटायर फ्राइडे को। तो ये जो सेंसेक्स 434 पॉइंट का डाउन है, इसका एंड ऑफ द डे बाइफर्केशन अगर आप देखें तो क्या दिखता है? सेंसेक्स जो लगभग 450 पॉइंट फ्राइडे को गिरा था ना, उस 450 पॉइंट की गिरावट में आईसीआईसी बैंक का योगदान 130 पॉइंट का था। तो अगर आप देखते हैं आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये तीन ही बैंक गिर गए, और तीनों के वेटेज थोड़े ज्यादा भी है उसमें। आईसीआईसी बैंक का और एचडीएफसी बैंक का वेटेज रिलेटिवली ज्यादा है सेंसेक्स में, और यही गिरे। तो इनके वजह से प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितने पॉइंट्स गिरावट तय हुई है यहाँ कैलकुलेट होकर भी आया। मतलब आईसीआईसी बैंक की वजह से सेंसेक्स 130 पॉइंट डाउन है, ये नोटिस हुआ क्या आपको? तीन बैंक की वजह से लगभग 250 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है। तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक रिस्पॉन्सिबल टू ड्रैग द मार्केट फ्राइडे इन द सेंसेक्स वैल्यूएशन। और रिलायंस ऊपर जा रहा था, तो रिलायंस जो ऊपर जा रहा था वो तेजी दिखा रहा था। तो थोड़ी बहुत इसकी आइडिया आ रही है, ये आपको एनएससी बीएससी के वेबसाइट पे लाइव दिखता है कि इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, तो कौन से स्टॉक कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे भी बहुत सारे क्लू यूज कर सकते हैं आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई शक ही नहीं उसमें। नाउ अब बारी है इंडेक्स क्रिएशन की। ठीक से देखना, एक इंडेक्स में आपके सामने बनाने जा रहा हूं, 3 कंपनियों को लेके बना हुआ इंडेक्स है, टीसीएस, भारती और जी। आपको पहचानना है ये इंडेक्स कौन से फ्लेवर का है, सेक्टोरियल की डाइवर्सिफाइड। वेरी क्विक। टीसीएस, भारती, जी, इन 3 कंपनियों को लेके जो हम इंडेक्स बना रहे हैं उसका फ्लेवर क्या है, सेक्टोरियल की डाइवर्सिफाइड। द आंसर इज डाइवर्सिफाइड, क्योंकि टीसीएस आईटी को रिप्रेजेंट करेगा, भारती टेलीकॉम को, जी एंटरटेनमेंट को। तो तीनों कंपनियां एक ही सेक्टर की नहीं है, अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह से आपके सेंसेक्स निफ्टी का क्रिएशन से, बैंक निफ्टी इज अ सेक्टोरियल इंडेक्स। दोस्तों 3 कंपनियों को लेके इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स जिस दिन बना रहे हैं उसकी तारीख है 1 जनवरी 2020। ओके, 1 जनवरी 2020 को हम ये इंडेक्स बना रहे हैं। तो इंडेक्स कैसे बनेगा? डेट फिक्स करो, कंपनियों को सिलेक्ट करो, उनकी जो करंट लाइव प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करो शेयर की संख्या से। सैंपल आंकड़े ये, 1 जनवरी 2020 को टीसीएस की मार्केट प्राइस 1100 है, पब्लिक प्लस प्रमोटर 20 शेयर है। प्रैक्टिकली आप सबको पता है कि करोड़ों में आंकड़े आते हैं शेयर्स के। तो करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ऑल शेयर ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू मार्केट कैप। तो टीसीएस का मार्केट कैप 1 जनवरी 2020 को एट द स्टार्ट ऑफ इंडेक्स कितना आता है? 22,000। तो ये 3 कंपनियों को लेके जो इंडेक्स की इकट्ठा वैल्यू आती है वो कितनी आ गई?
64,000। तो माय फ्रेंड 3 कंपनियों को लेके पहले दिन जो हम इंडेक्स बना रहे हैं तो उसकी इकट्ठा मार्केट कैप क्या है, 64,000, और इसको कहते हैं बेस मार्केट कैप, मतलब शुरुआत का मार्केट कैप क्या है। तो दोस्तों बेस मार्केट कैप इज इक्वल टू बेस इंडेक्स वैल्यू। दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अभी हम आपके सामने इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 कंपनियों को लिया, मार्केट प्राइस ली, मार्केट कैप लिया, इकट्ठा कर गया, बेस मार्केट कैप बन गया। तो इंडेक्स का स्टार्ट है, इंडेक्स का क्रिएशन है। एंड बेस मार्केट कैप 64,000 इज इक्वल टू बेस इंडेक्स वैल्यू 100। तो आपको ये बताना है बेस इंडेक्स वैल्यू 100 का मतलब क्या है। मेन पॉइंट इंडेक्स के आंकड़ों को समझने का, बेस इंडेक्स वैल्यू 100 का मतलब क्या है, जस्ट गेस इट। आप दिन भर सेंसेस को देखते हैं 52,000, ये 100 क्या है दोस्तों। बेस इंडेक्स वैल्यू का मतलब होता है कि वो इंडेक्स बनने के बाद अपना पहला आंकड़ा कहां से स्टार्ट करेगा और उसकी गिनती कहां से चालू होंगी। हमारी जिंदगी में दोस्तों हम चीजें कैसे गिनते हैं, 1 2 3। तो यहां हम काउंटिंग की शुरुआत 1 से नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 1 वी आर स्टार्टिंग द काउंटिंग फ्रॉम द 100। और ये 100 से क्यों करना, ये वॉलेंटरी डिसीजन होता है। अगर ये काउंटिंग 1 से किया तो क्या होता है, चेक करो। 64,000 इज इक्वल टू 1, और तीनों कंपनियों के शेयर प्राइस इंडेक्स बनने के बाद पहले दिन यदि 10% गिर जाए तो इस इंडेक्स की लाइव फिगर क्या बनेंगी। रिप्लाई, 3 कंपनियों को लेके उसका इकट्ठा मार्केट क्या बेस इंडेक्स वैल्यू 1 में कन्वर्ट करें और तीनों कंपनियों की शेयर प्राइस डे 1 को ही 10% डाउन हो जाए तो इस इंडेक्स की करंट प्राइस क्या बनेंगी। एनी आंसर। मेन आंसर है कि वो निगेटिव जाएंगी। दैट हैज टू लेसर एंड नेगेटिव, हाउ यू फिक्स योर मैथ्स। तो अगर मान के चलो मैं बोलता हूं कि -10 हो गया आंकड़ा, ओके, तो इंडेक्स कहां चल रहा है, -10 पे। ये सुन के लोग बहुत मायूस होंगे। स्टॉक मार्केट कैसा है, तो ऊपर नीचे होता है, तो तेजी मंदी के इमोशन क्रिएट हो ही जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट इटसेल्फ निगेटिव पे चल रहा है करंट प्राइस पे, ये बहुत निगेटिव दिखता है, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, बेस को 100 पकड़ते हैं, और 100 को पकड़ने के बाद यदि स्टॉक के प्राइसेस 10% गिर गए, एक की जगह 100 पकड़ो, स्टॉक को 3 कंपनियों को 10% गिराओ डे 1 को, तो इंडेक्स की फिगर क्या आती है, आइदर और 1 की जगह 100 लो, स्टॉक के प्राइसेस 10% सबके गिरा दो, इंडेक्स की लाइव फिगर पता है क्या आती है, 90। अब -10 और 90 दोनों ही मार्केट गिरे हैं 10% ये दिखाते, लेकिन -10 एट सोर्स नेगेटिव फिगर बनती है। 90 ये 100 से कम फिगर है, लेकिन स्टिल ये पॉजिटिव टेरिटरी की फिगर दिखाती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है डर मत, ये इंडेक्स 100 का 90 तो हुआ है ना, अभी तो 90 पॉइंट बचे हैं। इस प्रकार की समझ और भावनाएं पैदा होती है। और इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट बाय डिफॉल्ट तेजी मंदी होगा। शेयर मार्केट एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है फॉर एवरी पर्सन। अर्निंग तो है, ये सेंसिटिव भी है। और इसीलिए दुनिया के किसी भी शेयर बाजारों में शेयर मार्केट के इंडेक्स 1 से काउंट नहीं होते। एग्जाम्पल, आपका जो सेंसेक्स है जो 1978 से स्टार्ट हुआ है, उसकी बेस वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप, मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड में दिखाई थी आपको। तो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जिसने ज्यादा ध्यान दिया था वहां, 1978 में जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है ना, उसकी बेस वैल्यू थी 100। 1996 में निफ्टी का काउंटिंग स्टार्ट हुआ है, तो उसकी बेस वैल्यू क्या है, तो निफ्टी की बेस वैल्यू है 1000 पॉइंट्स। वहां से निफ्टी ने अपने आंकड़ों को कैलकुलेट करना चालू किया है। तो दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। इंडेक्स क्या, क्रिएट कैसे होते हैं, मार्केट कैप बेस फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स की शुरुआत क्या होंगी। अभी हमको आना है इंडेक्स के अगले आंकड़े कैसे क्रिएट होंगे। इंडेक्स के अगले आंकड़े कैसे क्रिएट होंगे, चेक इट, वेरी क्रूशियल पॉइंट। 1 साल बीत गया है, 2001 की जनवरी के बाद 2021 की जनवरी आ चुकी है, ओके।
एक साल के बाद के शेयर के प्राइजेस आपको यहां दिखते हैं, एक साल के बाद के कंपनियों के मार्केट कैप आपको यहां दिखते हैं। यहाँ तो बेशक इंडेक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला रखा है और आपको अपना 1 और 2 मिनट बहुमूल्य निकालना है और जो कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल कैलकुलेटर, आप मुझको बताना है कि जो इंडेक्स एक साल पहले 100 पॉइंट पे बनाया गया था तीन कंपनियों के 64,000 मार्केट कैप को लेके, एक साल के बाद तीन कंपनियों का इकट्ठा मार्केट कैप जब 1,02,500 होता है तो इस इंडेक्स की अगली फिगर क्या बनेगी, ये आपको बताना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि इंडेक्स क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है। तो समझने में और कैलकुलेशन में हम आगे से धोखा नहीं खाएंगे। चलो फटाफट, मोर आंसर एक्सपेक्टेड है। सब लोग अपने लिए खुद के लिए सीख रहे हैं ना, तो जो लोग अपने खुद के लिए सीख रहे हैं ना वो खुद कैलकुलेशन करें, क्योंकि जब खुद मार्केट में उतरेंगे और खुद को ट्रेडिंग करना है, पैसे कमाना है, तो कैलकुलेशन कौन करेगा आपके लिए। दैट्स इट मिस्टर महेश, अजिंक्य, विजय, वेरी गुड। तो स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपका, एक का भी गलत नहीं है। यही तो मजे की बात है कि आप सब लोगों की उम्र 18 साल के आगे, सही सिखाया जाए तो आप तो मार्केट में पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों इंडेक्स की एक साल की बात के आंकड़े आते हैं 160.15। इसी तरह से सेंसेक्स और निफ्टी लाइव मार्केट में काउंट होते हैं कंटिन्यूअसली, यही मेथड है 99.9%। सिर्फ यहां जो हमने दो इंडेक्स के आंकड़े क्रिएट करने में जो टाइम गैप लिया है वो एक साल का है, बराबर, वो टाइम गैप एक साल का है। लेकिन लाइव मार्केट में ये दो आंकड़ों को क्रिएट होते वक्त टाइम गैप कितने की होंगी, वेरी क्विक गेस। जब सेंसेक्स निफ्टी के आंकड़े चेंज होते हैं तो दो आंकड़ों को चेंज होने में बीच में टाइम गैप कितना निकल जाता है। इसके एक्चुअली जवाब दो है। पहला जवाब है 1 सेकंड, मतलब हर एक सेकंड पे इंडेक्स के आंकड़े बदलेंगे। अब हर एक सेकंड क्या, सेकंड के नैनो सेकंड में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे भी 30 या 50 कंपनी में से किसी भी कंपनी की मार्केट प्राइस बदली तो मार्केट क्या बदलता है, और जैसे मार्केट क्या बदलता है इंडेक्स अपनी न्यू वैल्यू क्रिएट करता है। क्लियर कि अनक्लियर? as and when market price changes the market cap changes, and as and when market cap changes, ये कैलकुलेशन तो ऑटोमेशन में होता है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसका तो स्पीड नैनो में जाता है ना। इंडेक्स चेंजेस, फिर भी मान के चलो कि वो इंटरनेट का स्पीड अपना ही छोटा होता है घर का, तो आंकड़े धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होके आते हैं अपने टर्मिनल पे, तो फिर समझता है 1 सेकंड में 2 सेकंड में चेंज हो रहे इंडेक्स के आंकड़े। ट्रू और फॉल्स? जाने दो, इतना नहीं सोचना है इंडेक्स के आंकड़े बदलते कैसे बदलते ये सोचना है। चलो यहां तक क्लियर है एवरीवन? हैज एनीवन डाउट? चलो अब अगले मुद्दे पे आते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स की यूज क्या क्या कर सकते हैं, फिर हम इंडेक्स ट्रेडिंग पे भी आने वाले हैं, वेरी क्विक। मंडे को सेंसेक्स का क्लोज है 48,000, क्लियर। कामकाज की वजह से मैं ट्यूसडे को नहीं था शेयर मार्केट देखने के लिए, ट्यूसडे को रात 8 बजे घर पे आ गया, देख रहा था कि शेयर मार्केट आज कैसे बिहेव किया ट्यूसडे को, लेकिन पक्का याद रखा था मंडे को सेंसेक्स का क्लोज 48,000 था। तो ट्यूसडे को रात 8 बजे आके हम देख रहे इधर भी चैनल पे, टर्मिनल पे, वॉट एवर, कि सेंसेक्स तो 48,960 पे। इसका मतलब क्या है? चलो दोस्तों उसके लिए मैं छोटी सी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ये इंडेक्स का एक साल का परफॉर्मेंस कैसे बोलेंगे आप? अगर कोई आपको पूछेगा कि जो इंडेक्स एक साल पहले 100 पॉइंट पे था और एक साल के बाद 160 पॉइंट पे, तो एक साल के बाद इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस क्या है ये किसी को बताना है, तो पता है जवाब दो आते हैं। आइदर आप कहेंगे 60 पॉइंट अप या 60% अप, इसमें से कौन सा जवाब सही है? जस्ट टेल मी क्विकली, तो हम आगे कैलकुलेशन में समझ पाएंगे कि जो इंडेक्स 100 का 160 है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे है। तो दो जवाब है, 60 पॉइंट अप या 60% अप। एक्चुअली दोस्तों दोनों ही जवाब सही है कि इंडेक्स 60 पॉइंट भी ऊपर गया है और 60% भी ऊपर गया है। 60 पॉइंट अप ये भी जवाब सही है, 60% अप ये भी जवाब सही है, लेकिन समझने का पॉइंट पे ध्यान दो।
इंडेक्स होता है पॉइंट्स में, दिखता है पॉइंट्स में चेंजेस, और इंडेक्स की बातें पॉइंट्स में करना अनेक बार पॉइंटलेस है, क्योंकि पॉइंट्स फैटनेस दिखाती है, फैटनेस। इंडेक्स की बातें हम बहुत कम बार करते हैं परसेंटेज में, लेकिन वही ज्यादा समझने हैं में है दिशा और दशा, दिशा और दशा दिखाने के लिए, क्योंकि परसेंटेज दिखाती है हाइट, पॉइंट्स दिखाता है फैटनेस। तो सोचना 60 पॉइंट अप ये ज्यादा समझदारी का सीन क्रिएट कर रहा है कि 60% अप का ये इंडेक्स विद इन 1 ईयर, ये ज्यादा समझदारी का पार्ट क्रिएट करता है। तो इंडेक्स बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, मार्केट को, इकोनॉमी को, तेजी मंदी को, डायरेक्शन को। व्हाट अबाउट साइज? तेजी मंदी की साइज क्या है, ये कैसे पता चलेंगी? पॉइंट से कि परसेंटेज से? तेजी मंदी की साइज क्या है, पॉइंट से पता चलेंगी कि परसेंटेज से? द मेन पॉइंट इज परसेंटेज। इसलिए मैं आपको रिविजिट करवा रहा था वो पॉइंट। नाउ थिंक इट, ट्यूसडे को हम शाम को 8 बजे घर पे आ गए, हमने पक्का याद रखा मंडे का क्लोज 48,000 है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि आज सेंसेक्स 960 पॉइंट अप है, 2% अप है। ज्यादा पॉइंट किस पे देना है? तो दोस्तों सेंसेक्स आज 2% अप है, इसका मीनिंग क्या है? पहला, सेंसेक्स 2% अप मतलब शेयर मार्केट में तेजी की मंदी। सेंसेक्स 2% अप मतलब शेयर मार्केट में तेजी की मंदी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप सो जवाब होगा तेजी। जब सेंसेक्स 2% अप है तो इसका मतलब क्या है कि सेंसेक्स के सारी 30 कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, कि 30 के अंदर के मेजोरिटी स्टॉक के कंपनियों के प्राइस ऊपर चल रहे हैं। क्या आउटकम निकालेंगे अंडरस्टैंडिंग का? दोस्तों जब सेंसेक्स 2% ऊपर है तो उसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि 30 के 30 स्टॉक ऊपर चल रहे हैं। हुआ तो अच्छा ही, लेकिन इसे होता नहीं जनरली। तो सेंसेक्स 2% ऊपर का मतलब होता है कि सेंसेक्स के मेजोरिटी स्टॉक ऊपर है, हार्डली 17, 18, 20। क्योंकि आपको मैंने पहले दिखाया कि एक एक स्टॉक का वेटेज रिलायंस और एचडीएफसी का 10-12% वेटेज आता है उसमें, निफ्टी और सेंसेक्स में। क्लियर है? तो सेंसेक्स 2% आपका मतलब है कि सेंसेक्स के सारे 30 स्टॉक ऊपर नहीं है, उसके अंदर के मेजोरिटी स्टॉक ऊपर है। क्लियर अनक्लियर? रिप्लाई में क्लियर अनक्लियर? नेक्स्ट सवाल, सेंसेक्स अगर 2% ऊपर है, इसका मतलब है कि सेंसेक्स के मेजोरिटी स्टॉक अप है, कि स्टॉक मार्केट के मेजोरिटी स्टॉक अप है। क्या क्लियर कर सकते हैं इसमें से बात? सेंसेक्स 2% अप मीन मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 2% अप मतलब सेंसेक्स के अंदर के मेजोरिटी स्टॉक अप, या स्टॉक मार्केट के अंदर के मेजोरिटी स्टॉक अप है? क्या पिक्चर क्लियर करके दे सकते हैं ये अपने को? मतलब उसको मैं अगली भाषा में बोलूं तो ऐसा है कि सेंसेक्स 2% अप, इसका ये मतलब है क्या कि सेंसेक्स के 30 में से 21 स्टॉक ऊपर चल रहा है, अथवा शेयर मार्केट के 5,500 में से 3,500 कंपनियों के प्राइस ऊपर चल रहे हैं। ये सेंसेक्स 2% ऊपर से पता चल सकता है क्या? कौन सी चीजें को रिलेट है, अंडरस्टैंडिंग है? वेरी क्विक। सेंसेक्स 2% अप मतलब सेंसेक्स के मेजोरिटी स्टॉक अप, या स्टॉक मार्केट के 5,500 में से 3,500 कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे तेजी की ओर, इसके संकेत है? टेल मी क्विकली, यस और नो? कनेक्ट, नॉट कनेक्टेड लाइक दिस? वेरी क्विक। सेंसेक्स 2% ऊपर जाने का मतलब सेंसेक्स के 30 स्टॉक तक ही सीमित है, कि स्टॉक मार्केट के पूरे 5,500 स्टॉक तक ये चीज फैलेंगी? 21 स्टॉक अप कि 3,500 स्टॉक अप, इन दोनों में से एक चुनना है आपको फटाफट। एंड रिप्लाई मी वेरी क्विक। 21 की 3,500? नो आइडिया? 21? 21? 21? अरे दोस्तों, इसका जवाब 21 भी है और इसका जवाब 3,500 भी है।
ये 21 कंपनियों के जो शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, जिससे सेंसेक्स 2% ऊपर है, इससे आपको ये समझ में आता है कि शेयर मार्केट के 3 से 4 हजार कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर चल रहे हैं। अरे इसीलिए तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बनाए होते हैं, वो 30 कंपनियों की तेजी मंदी दर्शाने के लिए थोड़ी बनाए होते। 5000 कंपनियों की तेजी मंदी दर्शाने के लिए स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बनाते। और भारत की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको 11 को नहीं खेलना है, हमारे 130 करोड़ के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के उनको खेलना है, इसलिए 11 खिलाड़ियों की टीम क्रिकेट में होती है। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक क्यों है? 30 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, 5000 कंपनियों को रिप्रेजेंट करना है। कैसे? साइंटिफिकली बताओ, साइंटिफिकली, टेक्निकली, फंडामेंटली, वेरी क्लोज लुक। यदि डॉलर एप्रिशिएट होता है, मीन्स व्हाट, डॉलर का रेट जो भारत में चल रहा है रुपीज के अगेंस्ट 73, 60, 75, 25, 76, 90, अगले 3-5 दिनों में मान के चलो कि भारत में डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है, डॉलर का रेट 73 का 76 होता है, तो दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है शेयर मार्केट में, शेयर प्राइसेस पे? बोलो फटाफट। डॉलर का रेट बढ़ने का परिणाम क्या होगा शेयर मार्केट पे, करेंसी मार्केट? अनेक बार लोग कहते हैं कमोडिटी करेंसी सीखना नहीं सीखना, स्टॉक मार्केट से ट्रेड होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो, अभी आपको रियलाइज हो जाएगा। दोस्तों डॉलर का रेट जैसे ही बढ़ेगा 73, 75, 76, आईटी कंपनियों के बिजनेस और शेयर प्राइसेस के लिए ये पॉजिटिव साइन है कि नहीं? क्योंकि भारत की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है हिंजवड़ी जैसी जगह पे काम करने वाली पूरे देश भर में, इनका अमेरिका से तो इनकम मिनिमम 70% आता है, यूरोप से 20%, 80 to 90% किसी भी इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का बिजनेस आज भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और एक्सपोर्ट से केवल रेवेन्यू नहीं आता, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू डॉलर के कन्वर्जन में आता है। तो जैसे आपका डॉलर 73 का 76 होगा, आपको एटलीस्ट 5-7% मोर क्या सेल्स की मोर नेट प्रॉफिट, मोर सेल्स आएगा कि मोर नेट प्रॉफिट? अब डॉलर का रेट जैसे बढ़ेगा ना, उतना ही सेल्स बढ़ेगा और उतना ही नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी आपने एम्प्लॉय डिप्लॉय किए करेंसी के रेट बढ़ने के लिए। एंटायरली वो ग्रोथ प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगी रेदर देन सेल्स। ट्रू और फॉल्स? अरे करेंसी का रेट 10% बढ़ गया तो डायरेक्टली सेल्स भी 10% बढ़ता है, नफा भी 10% बढ़ता है, बीच में कोई घटी नहीं होंगी। ट्रू और फॉल्स? और इसीलिए दोस्तों जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, आईटी स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे कि घटेंगे? बोलो फटाफट। आईटी कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ेंगी कि घटेंगी? बोलो फटाफट। यस नो? बढ़ेंगी। कौन से आईटी स्टॉक की प्राइस बढ़ेंगी? इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो सेंसेक्स का पार्ट है उनकी, कि मान के चलो एचसीएल टेक, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां सेंसेक्स निफ्टी का पार्ट नहीं है उनकी? कौन से आईटी स्टॉक की प्राइस बढ़ेंगी डॉलर का रेट बढ़ने से? ये तो आपने धमाकेदार जवाब दिया है। अब बिल्कुल यार 18 साल के ऊपर के लोग लग रहे हैं मुझको। क्या आप कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ने से आईटी सेक्टर की, भारत की ऑलमोस्ट हर एक कंपनियों की शेयर की प्राइस बढ़ेंगी, भले वो सेंसेक्स निफ्टी में हो या ना हो? तो यही तो बात होती है दोस्तों, कि कैसे सेंसेक्स के 21 स्टॉक की तेजी 3500 स्टॉक की तेजी को तैयार नहीं करती, रिप्रेजेंट करती है। शब्दों को समझो, 21 स्टॉक की सेंसेक्स की तेजी 3500 स्टॉक की तेजी को तैयार नहीं करते, रिप्रेजेंट करते। क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ना, ये कौन सी न्यूज है? टेक्निकल की फंडामेंटल? वेरी क्विक। डॉलर का रेट बढ़ना, ऊपर नीचे होना, कौन सी टाइप की न्यूज है? टेक्निकल की फंडामेंटल? तो जवाब है फंडामेंटल। डॉलर की न्यूज को कौन सा न्यूज कहते हैं? इकोनॉमिक न्यूज की, इंडस्ट्री न्यूज की, कंपनी न्यूज? अरे बोलो फटाफट। इंडेक्स को ट्रेड करना, पैसे कमाने, तो उसको समझना भी और प्रिडिक्ट भी करना पड़ेगा। ये पोजीशन से पैसे नहीं आते, प्रिडिक्शन से आते हैं। पी फॉर पोजीशन नहीं, पी फॉर प्रिडिक्शन, देन पी फॉर प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों डॉलर के रेट ऊपर नीचे, इसको इकोनॉमिक फिगर्स कहते हैं। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दैट्स व्हाई डॉलर एक इकोनॉमिक न्यूज है, जो किसी एक कंपनी पे नहीं, इकोनॉमी के अनेक सेक्टर पे असर करेंगी। फॉर एग्जांपल, डॉलर का रेट बढ़ने से
आईटी कंपनियों के ही शेयर प्राइस बढ़ेंगे कि फार्मा कंपनियों के गिरेंगे? भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे, इनके लिए डॉलर के रेट बढ़ना पॉजिटिव साइन कि नेगेटिव? अरे मेरे दोस्तों, हम दुनिया में नंबर 1 2 पे चल रहे फार्मा एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ भी 30 से लेके 70% पार्ट किसी भी आईटी कंपनी का एक्सपोर्ट से ही आता है। पूरे अमेरिका में हम नंबर 1 ड्रग सेलर है अपार्ट फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज इन जेनरिक ड्रग्स। तो इसके वजह से जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा वैसे ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ेंगी। और इसीलिए वो 30 कंपनियां ऐसी चुनी जाती है कि वो इकोनॉमी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, और जैसे ही वो इकोनॉमी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी, वो स्टॉक मार्केट की भी 5000 कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगी। क्योंकि कंपनी न्यूज रिलेटेड टू ओनली कंपनी है, इंडस्ट्री न्यूज रिलेटेड टू ऑल द कंपनी इन द इंडस्ट्री है, और इकोनॉमिक न्यूज ऑल द इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, और इसके वजह से ये वर्क होता है। तो पॉइंट क्या था कि 21 कंपनियां 3,500 कंपनियों के तेजी मंदी को तैयार करती है, कि 21 कंपनियां 3,500 कंपनियों की तेजी को रिप्रेजेंट करती है, तैयार करती है कि रिप्रेजेंट करती है? तो चलो दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर है, यस नो? ये 30 कंपनियां 30 को रिप्रेजेंट करती है कि 5,000 कंपनी को, कैसे इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन था। बातें बहुत सारी है बट समय में बिठाना है। सेकंड यूज, रोहित शर्मा का 2020 का रिटर्न क्या है? अरे 2020 मतलब वो क्रिकेट का नहीं, 2020 वाला। 2020 में रोहित शर्मा ने क्या किया, जैसे लॉकडाउन लग गया ना, वैसे सब लोगों ने शेयर मार्केट में उतरना चालू किया, और इसकी वजह से शेयर मार्केट में हम तेजी आई है, ऐसे अनेक लोग कहते हैं। तो रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट अप्रैल महीने के बाद शेयर मार्केट में एंट्री कर दी, और 9 महीनों में उसका रिटर्न है 14%। तो लगभग 1 लाख के 9 महीने के बाद 1,14,000, 14% रिटर्न, गुड और बैड? दोस्तों रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट मान के चलो 1 साल में 14% रिटर्न कमाए, गुड और बैड? स्टॉक मार्केट से आपको पैसे कमाने हैं कि नहीं? पैसे से आपकी उम्मीद है कि नहीं? रिटर्न क्या चाहिए, रुपीज में बोलेंगे कि परसेंटेज में? स्टॉक मार्केट रिटर्न किसमें बोलेंगे, रुपीज में कि परसेंटेज में? अगर उसी 12 महीनों में फिक्स डिपॉजिट का 5.5% रिटर्न आता है, तो रोहित शर्मा अपने रिटर्न को कैसे देख रहा है, गुड बैड? आई थिंक मेजोरिटी लोग जो हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं ना, वो 70-80% एफडी से ही पैसे निकाल के शेयर मार्केट में डालते हैं, या एफडी को डालने की बजाय शेयर मार्केट में डालते हैं। तो दे वांट टू बीट ओनली एफडीज, कि क्या दे रहा है एसबीआई 5.5%, कॉस्मोस बैंक कितना दे रहा है 7%, एक्सेट्रा। तो इज इट गुड रिटर्न कि स्टॉक मार्केट रिटर्न बीट द एफडी? क्लियर? नाउ यदि इंफ्लेशन 6.5% है, तो ये 14% रिटर्न कैसे है? कि स्टॉक मार्केट के 14% रिटर्न ने एफडी को बीट करना है कि इंफ्लेशन को, कि दोनों को? स्टॉक मार्केट से जो हमारी कमाई होती है ना, वो सही है, गलत है, कम है, ज्यादा है, जो कंपैरिजन होगा तो कैसे कंपैरिजन करना है आपको? 5.5% एफडी से ज्यादा बेटर है, इन्फ्लेशन 6.5% से भी बेटर है, या दोनों को क्लब करे तो 12% होता है? तो महंगा भी आपके पैसे को कम करती है ना। तो 12% भी हो गया एफडी प्लस इन्फ्लेशन, तो रिटर्न 14% है। तो रोहित शर्मा का 2020 में शेयर मार्केट का रिटर्न अच्छा कि बुरा? यू हैव टू कंपेयर द रिटर्न्स, यू क्रिएटेड द रिटर्न, नाउ कंपेयर इट। नेक्स्ट थीम क्या है? अरे विराट कोहली भी शेयर मार्केट में उतरा था, और उसका तो रिटर्न 2020 के उसी पीरियड में 24% है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसमें किसका स्टॉक मार्केट का रिटर्न बेहतर है? वेरी क्विक, हु इज बेटर, विराट और रोहित? तो सिंपल मैथ्स तो कहता है कि विराट कोहली रोहित से बेटर बैटिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में। क्लियर? तो विराट तो बहुत खुश है रोहित को देख के, इन्फ्लेशन को देख के, एफडी को देख के, लेकिन कुछ जानकार व्यक्ति ने विराट को कुछ वक्त के बाद दिखाया। इस लॉकडाउन में निफ्टी 7,500 का 14,000 हो गया है, निफ्टी ने 9 महीनों में 86% रिटर्न दिया है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसमें से किसका रिटर्न बेटर है? दोस्तों एक स्टेज है जो किसी भी शेयर मार्केट में उतरने वाले व्यक्ति की डे 1 को नहीं आती।
धीरे धीरे आती है, क्योंकि लोग मार्केट में उतरते हैं, सीखते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, धीरे धीरे 6 12 18 महीने के बाद कोई कंपेयर करता है अपने रिटर्न्स को, प्रॉफिट हुआ, लॉस हो गया, रुपीज में निकाला, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 12 महीनों में लेके आ गया। ये कोई लेटेस्ट स्टेज पे लोग ज्यादा करते हैं, फर्स्ट स्टेज पे तो अलग अलग चलता है बातें। तो अभी आपको ये दिखता है कि मेरे पास 3 वर्ड है अभी इसको समझाने के लिए, अंडर परफॉर्मर, मार्केट परफॉर्मर, आउट परफॉर्मर। कौन से रिटर्न है रोहित शर्मा और विराट कोहली के? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो रिटर्न है ना, वो अंडर परफॉर्मर है। मार्केट 86% ऊपर गया है और इनको तो केवल 14 और 24% रिटर्न मिले हैं, मतलब बहुत ही कम है। दो दे आर प्रॉफिट, दे आर हायर देन एवरेज इन्फ्लेशन, बट स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल से इनके रिटर्न काफी कम है। मतलब अभी इनको बहुत सीखना पड़ेगा। और मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, बहुत सीरियस बात बताता हूँ आपको, कि स्टॉक मार्केट में लोग उतरते अकेले अपने पैसे से, अपना दिमाग लगाते, मुझको ऐसे लगता है, तरह तरह की बातें सीखते हैं, अपना वाला ट्रेडिंग और अपना वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको मैं क्या नाम देता हूं, कस्टमाइज ट्रेडिंग पोजीशन स्ट्रेटेजी। तो अपना दिमाग लगा के इतना कस्टमाइज करके आपके रिटर्न कितने, 14-24%। तो जहां निफ्टी 9 महीनों में 86% बढ़ा है, इसका मतलब पता है, निफ्टी एक रेडीमेड बास्केट है। निफ्टी क्या है, रेडीमेड बास्केट है। निफ्टी 50 कंपनी की बनी हुई एक बास्केट अपने आप में जब 86% तेजी में जाती है, तो आप लोग अपना कस्टमाइजेशन क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप अपना कस्टमाइजेशन दिखा रहे हैं कि मेरे वाले सेक्टर, मेरे वाली कंपनियां, तो आपके कस्टमाइजेशन के रिटर्न रेडीमेड बास्केट के रिटर्न से कम आने चाहिए कि ज्यादा? बोलो फटाफट, मेन पॉइंट टू हाईलाइट। हम अपने स्टॉक, अपना ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, थीम, थेरी, अपनी खुद की मेहनत कर रहे हैं और रिटर्न 14, 24, 30, 40% ला रहे हैं। और जो मार्केट में रेडीमेड बास्केट है, सेंसेक्स निफ्टी, वो अपने आप में उसमें 86% ऊपर जा रही है। तो आपकी रिटर्न 86% से कम चाहिए, मैचिंग चाहिए कि अब चाहिए? तो खुद का दिमाग क्यों लगाना है? चितरे की मिठाई बहुत अच्छी आ रही है दिवाली की, तो घर में क्यों बना रहे हैं? टेस्ट भी अच्छी, प्राइस में भी चीपर है। घर में बना रहे हो तो टेस्ट भी अच्छी आनी चाहिए, प्राइस में चीपर होनी चाहिए। नहीं, मिठाई की बात है तो घर में बनाओ, क्योंकि घर में घर वालों का प्यार भी शामिल है। तो चितरों के पास नहीं प्यार शामिल है इतना हमारा, वो वहां नहीं लागू होता, यहाँ लागू होता है एक्चुअली। यहाँ एक रेडीमेड बास्केट आपको 86% रिटर्न दे रही है, व्हाई यू आर डूइंग कस्टमाइजेशन एंड योर कस्टमाइजेशन गिविंग यू ओनली 14, 20, 30% रिटर्न। तो या तो आप अपनी इंप्रूवमेंट करो, या तो फिर रेडीमेड बास्केट में चले जाओ। ट्रू और फॉल्स? तो दोस्तों, इसलिए मेन पॉइंट हाईलाइट करना है, इंडेक्स इज अ बेंचमार्क टू कंपेयर यूर एंड आवर परफॉर्मेंस। हम सब लोगों ने बीते 6 12 18 महीने में जितने रिटर्न निकाले हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, और उसी पीरियड में सेंसेक्स निफ्टी की परसेंटेज वाइज मूवमेंट देखो और कंपेयर करो, खुद को पहचानो। स्टॉक मार्केट के रिटर्न आए हैं या हमारे खुद के रिटर्न आए हैं? स्टॉक मार्केट के मैचिंग आए हैं कि स्टॉक मार्केट के बीटिंग आए हैं? बीटिंग मतलब निगेटिव की पॉजिटिव, वो भी क्लियर कर लो। अगर मैं स्टॉक मार्केट में 9 महीनों में मेरी पूरी बास्केट तो 125% बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट में मेरे पास कोई नॉलेज है और कस्टमाइजेशन करने का कोई लॉजिक है, ऐसे उसका पार्ट बनता है। ट्रू और फॉल्स? तो सेंसेक्स निफ्टी रेडीमेड बास्केट है, व्हाट एवर वी डू इट्स अ कस्टमाइज बास्केट है, एंड कस्टमाइज बास्केट हैज टू एंटायरली बीट ऑलवेज टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस। ट्रू और फॉल्स? Customized basket has to always beat index. True or false? चलो, इंडेक्स के अगले यूजेस क्या है? तेजी से पैसे कमा सकते हैं। इंडेक्स ऊपर गया ना, अभी आप मान के चलो कि सेंसेक्स 52,000 पे है, तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि 1 1.5 साल के अंदर सेंसेक्स 60 65 हजार पे जाना लॉजिकल है। या अगले 3 सालों में इंडेक्स 1 लाख बनना कोई भी लॉजिकलेस नहीं, 101% वैल्यूएशन बेस्ड गेम है। तो पैसे कैसे आएंगे ना घर पे? तो इंडेक्स में तेजी करके पैसे कमा सकते हैं, उसका पहला सोर्स है आप इंडेक्स का म्यूचुअल फंड खरीदो। सेंसेक्स निफ्टी के आधार पे हर एक म्यूचुअल फंड हाउसेस के इंडेक्स आते हैं। आपने देखे हैं क्या? आप में से किसी के पास है क्या? लॉकडाउन में पैसे लगाए होते ना 1 लाख रुपए, तो आज तक उसके से 90% रिटर्न आ जाते हैं। 1 लाख के 1,90,000, 10 लाख के 19 लाख हो जाते हैं, और वापिस काम पे अपन। ट्रू और फॉल्स? सेकंड सॉल्यूशन, एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड आते हैं, जो आधुनिक रूप है, छोटे छोटे हिस्से में ले सकते हैं। इक्विटी इंडेक्स फंड में तो क्या आप 5,000 भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ चीजें वहां है।
बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड इंडेक्स को क्रॉस ही करेगा, तेजी में उतनी रिटर्न देगा, मंदी में भी उतनी रिटर्न देगा, मैचिंग टू द इंडेक्स मूवमेंट। और छोटे भी यूनिट्स आते हैं, निफ्टी 20, कोटक सेंसेक्स, बैंक 20, ऐसे भी इंडेक्स के यूनिट्स आते हैं, एक एक भी खरीद सकते हैं आप में से किसी के पास है कि नहीं है? तो दिन भर स्टॉक मार्केट की बातें करते रहेंगे, स्टॉक मार्केट बढ़ता रहेगा और हमको लगता है कि बहुत स्टडी कर करके मार्केट में उतरना, अलग पार्ट है, फिर नहीं किया तो भी रेट में थोड़ा थोड़ा आता है ना रिप्रेजेंटेटिव। यार दिमाग से पैसे कमाने, यार फिजिकल तो सर्विस बिजनेस से पैसे कैसे कमाते? सर्विस करो, बिजनेस करो, फिजिकल मेहनत है और थोड़ी मेंटल है, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को पूरा का पूरा 100% या दिमाग लगाना होता है। पैसे पैसे को प्रोड्यूस करता है, उसको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यदि इंडेक्स के प्राइजेस से और मूवमेंट चाहिए, मतलब इंडेक्स के सिर्फ तेजी से पैसे कमाने हैं क्या, इंडेक्स सिर्फ बढ़ने से पैसे कमाने हैं क्या, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड बाय करना पड़ता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोटक सेंसेक्स ऐसे बाय करना पड़ता है। इंडेक्स गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं मिलते, ट्रू और फॉल्स? इंडेक्स गिरेगा, इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं मिलेंगे। इंडेक्स बढ़ेगा तो ही पैसे मिलेंगे, म्यूचुअल फंड में जाओ। लेकिन इंडेक्स के तेजी से पैसे कमाने, इंडेक्स गिरने से उसके मंदी से पैसे कमाने, तेजी मंदी कुछ भी हो जाए, समझ में भी ना आ जाए, दोनों में से एक भी हो जाए, तभी पैसे कमाने। इंडेक्स की तेजी से पैसे कमाने, इंडेक्स गिरने से पैसे कमाने, तेजी मंदी कुछ भी हो जाए, समझ में आ जाए, समझ में ना आ जाए, तभी पैसे कमाने। ऊपर नीचे हो जाए वॉलेटिलिटी, उससे पैसे कमाने। इंडेक्स स्टेबल ही रहे तभी पैसे कमाने। यस, इतनी सारी प्राइजेस की दिशा या दशा, आई थिंक लोग तेजी मंदी को दिशा ही कहते हैं और वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी को दशा कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज किए। तेजी मंदी, वॉलेटिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइसेस, इसको कुछ भी बोलो, दिशा और दशा, इन हर चीज के ऊपर आप मंशा रखो कि आपको पैसे मिल सकते हैं, और उसके लिए आपको जहां जाना पड़ेगा, कॉल्ड एज इंडेक्स ट्रेडिंग, तो उस मार्केट का नाम है डेरिवेटिव्स मार्केट। क्लियर? जहां आप इंडेक्स का ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। फ्यूचर्स खरीदना, फ्यूचर शॉर्ट करना, दोनों पॉसिबल है। फ्यूचर बाय तेजी, फ्यूचर शॉर्ट मंदी। कॉल पुट दोनों को खरीद सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, कॉल खरीदना तेजी, पुट खरीदना मंदी। शॉर्ट सेलिंग थोड़ा अलग है, होप सो कि अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बट इंडेक्स की हर ऊपर नीचे जाने वाले आंकड़े आपके लिए प्रॉफिट का सौदा बन सकती है। इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड के तहत जाओ, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, और ट्रेडिंग में आना है तो आप हर फ्लेवर में पैसे कमा सकते हैं, तेजी में, मंदी में, एक्सेट्रा। दोस्तों ये छोटा पॉइंट क्लियर है। इंडेक्स स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स हमारे लिए रिटर्न कंपैरिजन का बेंचमार्क बनेगा, और नाउ इंडेक्स ट्रेडिंग का पार्ट बनता है। तो रेडी टू नो इट, इंडेक्स ट्रेडिंग क्या फीचर रखता है? वेरी शॉर्ट। दोस्तों यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस, नो? जस्ट रिप्लाई मी वेरी क्विक। तो वी आर ऑन द इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स की बहुत सारी क्रिएशन से लेके कंपैरिजन तक की बातें हमने सीख ली। अब ट्रेडिंग फ्लेवर में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी हम इंडेक्स से देखते हैं और ट्रेडिंग तो टाटा स्टील में करते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट ऑल टुगेदर नहीं है। नाउ लुक एट इट। ये चार्ट निफ्टी का है, एंटरडे कंटिन्यूस चार्ट है। ये डॉटेड जो है वर्टिकल, इससे ये कनेक्टेड है। ये इसको हम ऐसे कहते हैं कप, और इसको कहते हैं हैंडल। ये एक्चुअली चार्ट पैटर्न हम इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। दिस इज कप, दिस इज हैंडल। और ये जो आप देख रहे हैं ना सीन, ये बजट के बाद का है। ये कोई 1 फरवरी है, ये 2 फरवरी है, और ये 3 फरवरी है। दोस्तों बजट देखा क्या देश का? अच्छा था कि बुरा था? टेक्निकली समझा कि फंडामेंटली? फंडामेंटली मतलब अनाउंसमेंट से समझा क्या, या टेक्निकली मतलब प्राइजेस थी या चार्ट से समझा क्या? तो दोस्तों चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है निफ्टी का? पोस्ट बजट कप एंड हैंडल। इंडिकेटर ऑस्किलेटर भी मैंने यहां लगाया, देखो एमएसीडी यहाँ 0 के ऊपर जा रहा है, बजट के दिन पॉजिटिव है। आरएसआई भी ऊपर चल रहा है, ओवरसोल्ड से पॉजिटिव है। स्टॉकिस्टिक भी ऐसे चल रहा है। तो चार्ट पैटर्न भी बुलिश संकेत दे रहा है, इंडिकेटर कम ऑस्किलेटर भी बुलिश संकेत दे रहे हैं। और बजट इज लाइव, दिस इज अ बजट डे। ये हाईलाइट मैं कर रहा हूं ना, ये पूरे 6 घंटे बजट के हैं। ये नेक्स्ट डे है, ये थर्ड डे है, और ये दिमाग में आ रहा है। फंडामेंटल भी बजट अच्छा है, टेक्निकली भी सब कुछ इंडिकेशन आ रहा है। यार मार्केट नहीं गिर रहा है, गिरता हुआ मार्केट। बजट के पहले मार्केट अगर देखें, निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा था बजट के पहले, करेक्शन, क्योंकि उसके पहले बढ़ा था। उसके बाद बजट के बाद जस्ट फ्लायर है।
अब ऐसे वक्त पे तेजी करके पैसे कमाने हैं इंडेक्स के, खास करके हम बात कर रहे हैं निफ्टी से, तो क्या करना है दोस्तों, निफ्टी उस 3 फेब से 9 फेब, ये कोई अगले 5 ट्रेडिंग सेशन है, यहां निफ्टी कैसे पहुंचा देखो। तो यहां मैं उसको पोजीशन में बताता हूं, निफ्टी की तेजी से पैसे कमाने हैं तो आपको निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट खरीदना है। निफ्टी के तेजी से पैसे कमाने तो अनेक पर्यायों में एक पर्याय है कि निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट बाय करो। निफ्टी का लॉट 75 यूनिट का है, तो 75 इंटू 14,800 करो, और उसके ऊपर 15% इनिशियल मार्जिन रखना पड़ता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के एंटर वैल्यू नहीं, इनिशियल मार्जिन रखना पड़ता है, तो लगभग आता है 1,66,500 रुपए रखना पड़ेगा, इससे 1 रुपया कम नहीं। ये रखा तो निफ्टी का फ्यूचर बाय, निफ्टी पे तेजी 75 का एक लॉट, 75, 150, 250 लॉट्स एंड इस मल्टीपल में आपको ये पोजीशन बनानी पड़ती है। क्लियर, छोटा सा क्लियर। निफ्टी तेजी, फ्यूचर बाय, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ी जाएंगी 11-12 लाख की, और 15% मार्जिन 1,66,000 है। और इस फ्यूचर को बाय करके निफ्टी में तेजी करेंगे, और जैसे अगले 3-4 दिन ये ऊपर गया, शांति से बैठ जाने का। थोड़ा धक धक करेगा दिल तो स्टॉप लॉस हेजिंग कर लेना। तो उसको खरीदा 14,800 पे, और ये 4 दिन के बाद यहां तक, जब तक ये रेड कैंडलस्टिक या कोई बेरिश पैटर्न नहीं बनता तब तक रखा 15,256 पे, तो 456 पॉइंट, 456 पॉइंट निफ्टी 4 दिनों में ऊपर गया। तो यहां स्वाभाविक आप क्या करेंगे, बाय। यहां स्वाभाविक करेंगे सेल, 456 पॉइंट नॉन स्टॉप कैप्चर कर लेंगे, और इंटू 75 लॉट साइज, 34,200 का नफा। अच्छे बजट से हमारे भी अच्छे दिन, 20% रिटर्न, गुड और बैड। 4 दिन में 20%, गुड और बैड। और पैसे तो आप पूछेंगे सर कितनी कम होले, 34,000। तो आप बड़ा सवाल, मेन सवाल क्या पूछेंगे सर, कितने लगाने पड़ते हैं? तो लगाने तो पड़ते पक्के 1,66,000, उससे 1 रुपए पे बात नहीं कम चलती, यहाँ पूरे लगते हैं टेक्निकली, ऑनलाइन सिस्टम है ना सारी यहाँ। तो 4 दिन निफ्टी 2-3% ऊपर, 20% रिटर्न, 1,66,000 रखे, वापिस आए, और 34,000 एडिशन प्रॉफिट होके आए। और इस तरह से निफ्टी बढ़ने से फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, इंट्राडे बाय सेल कर सकते हैं, 2-4 दिन बाय सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को महीना, 2 महीने, 3 महीने चाहिए उतने दिन तक रख सकते हैं। मजे की बात है कि अगर लॉकडाउन में किसी ने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया होता, वो लॉक अनलॉक कुछ समझा नहीं, मतलब देश का लॉकडाउन और वैल्यूएशन का अनलॉकिंग, मतलब मंदी का अनलॉक, देश का लॉकडाउन, ऐसे था वो। तो वो 7,500 का निफ्टी 15,000 हो गया, तो कितने पैसे बनते हैं? यही लाख, 1.25 लाख पे वहां 10-12 लाख बनते हैं। जाने तो इतना बड़ा ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम, धीरे धीरे बाद में करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये अभी आपके लिए बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी हमने देखा कि हार्डली 10-12 बैंकिंग स्टॉक से बनता है, मोस्टली प्राइवेट, थोड़े बहुत पब्लिक सेक्टर के बैंक स्टॉक्स। और मैंने वेटेज भी दिखाया कि वहां चल रहा था वेटेज, एचडीएफसी एंड आईसीसी बैंक का वेटेज दो स्टॉक को मिला के कोई 46% होता है। सो ये मेरे पास तारीख है 28 जनवरी, एक्सपायरी डे है थर्सडे वाली, और ये बैंक निफ्टी का सुबह 9 बजे से लेके 3:30 तक का चार्ट है। यहाँ एक एक कैंडलस्टिक जो अरेंज्ड है वो 1 मिनट की है। तो ये जो सपोर्ट है वो आगे चल के बनता है यहाँ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस उसने यहाँ क्रॉस कर दिया बैंक निफ्टी ने 30,100 पे, और अगले आधा घंटे में ये 300 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी। क्लियर अनक्लियर? अब दोस्तों बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो निफ्टी के वजह से कि सेंसेक्स के वजह से कि बैंकिंग स्टॉक के वजह से, बोलो फटाफट, वेरी क्विक, बैंक निफ्टी किसके वजह से ऊपर जाएगा, या ऐसे ऊपर जाएगा? तो बैंक निफ्टी 30,161 से 30,465, 300 पॉइंट ऊपर सिर्फ आधा घंटे में। शेयर मार्केट क्या दे सकता है, मार्केट क्या देता है, समझदारों के पास क्या आ सकता है दोस्तों, सिर्फ सोचना। अब की बार तो रजिस्ट्रेशन 30,161 का क्रॉस ओवर है, प्लस यहाँ मूविंग एवरेजेस यहाँ लगाया मैंने 3, 7, 15 और 30, तीनों के ऊपर ये बुलिश है, और रेजिस्टेंस क्रॉस्ड है। इसका मतलब है मार्केट ने इस आधा एक घंटे में आखिर के तेजी का रुख पकड़ लिया है। और जिसको ट्रेडिंग करनी है, जैसे मान के चलो कि कमजोर गेंदबाज आ जाए तो अच्छा बल्लेबाज जैसे धुलाई करेगा, वैसे आपके पास है कि ट्रेंड कहाँ भी पैदा हो जाए, खास करके लास्ट थर्सडे आधा एक घंटे में भी आ गया तो चलो उतरो ट्रेडिंग के लिए। वो 1,66,000 लेके नहीं है। अब की बार क्या करना है आपको, तेजी से पैसे कमाने हैं इंडेक्स के, तो पहला पर्याय डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर बाय, और उसका ही एक अल्टरनेट रूप है
जैसे मिठास कैसे आएंगी, शक्कर से और गुड़ से, वैसे तेजी कैसे आएंगी, फ्यूचर बाय से भी और कॉल बाय से भी। क्लियर है क्या? मिठास कैसे आएंगी, शक्कर से और गुड़ से। तेजी कैसे आएंगी, फ्यूचर बाय करने से भी तेजी बनती है और कॉल ऑप्शन खरीदने से भी तेजी बनती है। यहां तक छोटा क्लियर है जो वेरी न्यू टू डेरिवेटिव्स है। निफ्टी कॉल ऑप्शन हमने बाय किया 28 जनवरी 2021 का, उसी दिन के एक्सपायरी का, 30,000 स्ट्राइक प्राइस का, मतलब 30,000 के आगे तेजी का। लॉट 25 यूनिट का आता है बैंक निफ्टी, लॉट 25, रेगुलर निफ्टी 75। तो 45 रुपीज यहाँ प्रीमियम चल रहा है 3 बजे के करीब। 45 इंटू 25 करो, 1125 रुपए पैसे लगाने। इतना तो मेरे ख्याल से लोग पोजीशन में डालेंगे कि ट्रायल में डालेंगे। 1125 रुपए, 1125 अमाउंट आप स्टॉक मार्केट के पोजीशन में डालना चाहेंगे कि ट्रायल में भी इतना डालना चाहेंगे, अप टू यू। तो 45 पे बाय किया और जैसे वो 30,100 का 30,400 हो गया बैंक निफ्टी, उसी वक्त इस कॉल के रेट बढ़ना चालू होते हैं। हाँ, प्रीमियम में इंटरेस्ट वैल्यू टाइम वैल्यू से कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन अभी छोटा ब्रीफिंग है इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। जैसे बैंक निफ्टी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी के कॉल के रेट बढ़ गए। 45 रुपए का ये प्रीमियम आपके सामने, इसका लाइव चार्ट है ऐसे उस दिन का। इसका रेट 45 से देखो केवल आधा घंटे में पहुंच गया 408, और 408 पे बेचते, 45 का बाइंग था, 363 पर यूनिट आपको फायदा, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9,000 का नफा कॉल बाय सेल आधा घंटे में। ये मैक्स पोटेंशियल दिखा रहा हूं, हमको इतना रिटर्न नहीं चाहिए, उससे कम आया तो भी चलती है हमारी बहुत सारी बात। तो एक घंटे में 800 का रिटर्न, डू यू बिलीव? 1,000 के, 9,000, 10,000 के, 90,000, वाइसे वर्सा वॉट एवर। तो क्या ये ट्रेडिंग का पोटेंशियल है कि जो बैंक निफ्टी हार्डली 1% बढ़ जाए, वो उस आधा घंटे में 800% रिटर्न देता है? ये डेरिवेटिव्स का इंजीनियरिंग वर्क समझ में आया क्या? वेरी क्विक, कि इस आधा घंटे में 300 पॉइंट मतलब क्या होता है? बैंक निफ्टी पे 300 पॉइंट 1% होता है, लेकिन इस आधा घंटे में वो 1% तेजी का कन्वर्जन कितने हुआ? 1% रिटर्न में नहीं, 800% रिटर्न में। आप करो मत, समझो, क्योंकि लर्निंग खेल है फिलहाल, ट्रेडिंग नहीं। हाँ, किसी को सीखना है तो मंडे को बैच है इवनिंग को, 7-8 दिन की, लेकिन ऐसी नहीं है, कुछ ना कुछ तैयारी करके आनी चाहिए, मानसिक, प्रैक्टिकल, कि कैसे मार्केट चलते हैं। ये ट्रेडिंग फ्लेवर है, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट फ्लेवर। इन्वेस्टमेंट फ्लेवर मैंने बोल दिया आपको, बैंक म्यूचुअल फंड लो, निफ्टी बीज लो, वट एवर। अब ये अभी मेरा छोटा सा फोरकास्टिंग था हमारे एडवाइजरी मेंबर्स को, कि मैंने लिखा है निफ्टी इन करेक्शन मोड, नियर टर्म बेरिश टारगेट कम सपोर्ट जोन इज 15,114, 14,752, मतलब अब ये मंदी में चलेगा और ये आंकड़े निफ्टी दिखा सकता है। तब निफ्टी 15,236 पे, तो यहाँ देख सकते हैं एक छोटा वाला अप ट्रेंड है, वहां इस अप ट्रेंड के नेकलाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, ऊपर से बेरिश जा रहा है। अगर आप निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट भी देख लेना, क्योंकि अनेक बार लोग मार्केट क्यों गिर रही है, गिर सकता था क्या, और उसका इंडिकेशन कहां से आ गया? लुक इट दोस्तों, ये पूरा मार्केट ना ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। अगर आप यहाँ इंडिकेटर ऑस्किलेटर भी लगा देना, देखो, इफ यू आई एड हियर एमएससीडी, डे कैंडलस्टिक पे दिखा रहा हूं, फिर बाद में आपको इंट्राडे पे स्टॉकिस्टिक एंड आरएसआई, तीन काफी हो जाते हैं क्योंकि बाकी बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि ये लाइव चार्ट मैं आपके सामने अरेंज कर रहा हूँ निफ्टी का वॉल्यूम देखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो वॉल्यूम को हटा देता हूँ। हाँ, तो चार्ट खुलेगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं शिफ्ट डी में दबाता हूँ, डे आता है, ये 16 फेब है, 17, 18 और 19 फ्राइडे, 4 दिन में निफ्टी देखो, इसका हाईएस्ट रेट है 15,431। और यहाँ कभी आप इंडिकेशन लेंगे तो जैसे आरएसआई ऑलरेडी 70 के ऊपर है, मतलब यहाँ अगर आप देखते हैं ऐसे, ये ओवरबॉट सिचुएशन पे आरएसआई जा चुका है, स्टॉकिस्टिक भी 80 को टच कर रहा है, और सिर्फ एमएससीडी बुलिश है। एक्चुअली देखे डे कैंडलस्टिक्स पे, तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो ओवरबॉट की ओर सोल्ड दिखाते हैं, जिसमें ये ओवरबॉट मतलब हद से ज्यादा तेजी हो चुकी है, तो गिरने के संकेत है। और मार्केट यहाँ देखे तो बहुत सारी दोजीज क्रिएट कर रहा है। दोजीज का मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, नो प्रॉफिट, मतलब बुल्स वी आर फाइटिंग हेवीली, नोबडी कम आउट एज अ विनर। तो दोस्तों, यहाँ वो एक पिक्चर क्लियर हुआ था कि निफ्टी अब थक चुका है, बाजार बढ़ने के संकेत शॉर्ट टर्म में देगा नहीं। और ऐसे ही सारे टेक्निकल बस फंडामेंटल पे अपना स्टडी करे, फोरकास्ट करे, तो व्हाट हैपेंस,
तो निफ्टी 14,114,752 ये अगले लेवल से, एंड वेयर निफ्टी वेंट। दोस्तों निफ्टी यहां तो गिर गया, और इस निफ्टी के गिरने से, 4 दिनों के गिरने से, जो डे कैंडलस्टिक से भी समझते हैं, इंट्राडे के भी कैंडलस्टिक को अरेंज करें 4-5 दिनों का, जैसे ये मेरा पूरा चार्ट 15 मिनट के कैंडलस्टिक्स पे है, और ये जो निफ्टी आपके आंखों के सामने अभी लगभग 15,300 का 14,900 तक आ गया है, 300-400 पॉइंट पिछले 4 दिनों में गिरे हैं, और इसका आपको फायदा चाहिए तो एक ही चीज बनती है डेरिवेटिव्स में, उसका नाम है पुट खरीदना। पुट खरीदना मतलब मंदी के प्रभाव से पैसे कमाना। तो निफ्टी पुट खरीदना मतलब निफ्टी की ओर मंदी एक्सपेक्ट करना 25 पे, मतलब अभी नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक की पोजीशन रख सकते थे। 15,200 मतलब 15,200 के आगे की मंदी आपके लिए। इसका रेट 4 दिन पहले था, यहां अगर आप देखते 1 2 3 4 दिन पहले 96 लॉट 75 का है, तो आपको लगाने कितने 7,200, और 4 दिनों में ये आप कभी बेच सकते थे 150 200 250, और ये पहुंच गया 331। ये फ्राइडे का हाईएस्ट रेट है लगभग 2 बजे के करीब का। तो 96 4 दिन पहले बाय, 331 से बेचते 235 पर यूनिट फायदा पुट से, इंटू 75, 17,625 का नफा 7,200 पे, और आपका रिटर्न है 4 दिनों में 244%। तो दोस्तों 4 दिनों में जो बाजार गिरा है, अच्छा की बुरा है, क्या लगता है आपको? मतलब 4 दिनों में बाजार जो गिरा है वो अच्छा है कि बुरा है, पता नहीं किसके लिए। ट्रेडर के लिए अच्छा है कि इन्वेस्टर के लिए बुरा है? इन्वेस्टर के लिए बुरा वो हो सकता है कि प्रॉफिट बुक नहीं किया। इन्वेस्टर के लिए अच्छा है कि पैसे नहीं लगाए तो बाद में सस्ते में खरीदो शेयर्स अच्छे वाले। ट्रेडर के लिए अच्छा होगा अगर मंदी उसने फोरकास्ट की होंगी तो उस ट्रेडर के लिए अच्छा होगा। वो ट्रेडर ने अगर तेजी फोरकास्ट की होंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से डेरिवेटिव्स में फ्यूचर है, ऑप्शन है, फ्यूचर बाय तेजी के लिए, कॉल बाय मंदी के लिए, पुट बाय, सॉरी फ्यूचर बाय तेजी के लिए, कॉल बाय तेजी के लिए, पुट बाय मंदी के लिए। कॉल पुट शॉर्ट भी होते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा टाइम बैठेगा नहीं इसको बताने के लिए। और एफ एंड ओ ये आपके लिए स्टॉक के ऊपर भी आते हैं 150-200 कंपनियों के ऊपर। लेकिन दोस्तों और एक मजे की बात, भाई वी शुड डू ट्रेडिंग इन इंडेक्स। उसका एक आखिरी पॉइंट बताता हूं आपको। निफ्टी पे भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, कंपनियों पे भी ट्रेडिंग करते हैं। कंपैरिजन क्या है? बाजार तेजी में जाए और मैं टाटा स्टील में तेजी करूं, और उस दिन टाटा स्टील में मंदी आ जाए, ऐसे हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड तेजी का है, मैंने टाटा स्टील में तेजी की अथवा रिलायंस में तेजी की, लेकिन वही गिर गया उस दिन। तो बाजार तेजी में लोग पैसे कमा रहे, मैं कमा रहा हूं, ऐसे हो सकता है? हो सकता है। किसमें? यदि आप बाजार का ट्रेंड देख के स्टॉक को ले तो। इसलिए कोई स्टॉक होते हैं ना, वो मार्केट के साथ 100% नहीं चलते, वो 60-70% ही चलते हैं। दैट्स वाई तेजी में तेजी करके पैसे कमाने, मंदी में मंदी करके पैसे कमाने, आप कंपनियों पे एंट्राडे या शॉर्ट टर्म करने की बजाय इंडेक्स में ही करो। तो मार्केट तेजी में निफ्टी फ्यूचर बाय किया, निफ्टी ऊपर आपका फ्यूचर में तेजी, फायदा आएगा। मार्केट नीचे, निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट किया, अब ट्रेंड चलेगा आपका निफ्टी के तहत मार्केट के साथ। तो जो इंडेक्स ट्रेडिंग है ना, वो मार्केट को 100% मैच करती है, और जो स्टॉक की ट्रेडिंग है उस मार्केट के ट्रेंड को 100% बार मैच कभी नहीं करती। पॉइंट क्लियर है कि क्यों इंडेक्स ट्रेडिंग एक प्रिफर्ड ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए होती है? क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज तेजी मंदी को हॉरिजॉन्टली चलता है, और स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी को 100% बार कैप्चर नहीं कर सकता। क्लियर? सेकंड मुद्दा, टाटा मोटर या फिर आपका सिप्ला, ये स्टॉक लगातार 7-8 दिन 10 दिन तेजी में रह सकते हैं, बार बार 5-5 10-10 दिन नॉन स्टॉप तेजी में कोई स्टॉक रह सकता है लीडिंग? तो इसका जवाब है 10-20% बार ही रह सकता है, 70-80% बार इतनी लगातार तेजी नहीं आती। और इसीलिए इंडेक्स यूजफुल है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है 2-3 दिन तेजी, क्यों? आईटी फार्मा स्टॉक ऊपर है डॉलर की वजह से, फिर सीमेंट स्टील स्टॉक ऊपर है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी है। तो ये जो चलता है ना, इससे क्या होता है, इंडेक्स के अंदर तेजी अथवा मंदी सेक्टोरियल रोटेट होती है। तो 2-3 आईटी फार्मा चलेंगे, 2-3 दिन सीमेंट स्टील चलेंगे, ऐसे 7-8 दिन लगातार तेजी आ सकती है। इज इट क्लियर? तो वो स्टॉक में नहीं आती, इसलिए जिसको ट्रेंड मार्केट का चाहिए निफ्टी में ट्रेड करो, जिसको कंटिन्यूअस ट्रेंड चाहिए ब्रॉड बेस निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी भी नहीं। निफ्टी एक दिन में कितना ऊपर नीचे होगा? 1-2%। स्टॉक उससे ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं 3-5%। बट निफ्टी की पोजीशन अगर आप डे ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन में करेंगे तो मैंने पीछे बता दिया कि वो 50-200% भी रिटर्न क्रिएट होते हैं। और केवल स्टॉक की ट्रेडिंग करेंगे आप इंट्राडे, तो स्टॉक हिलेंगे नहीं। यदि आप अशोक लेलैंड का शेयर लेके बैठेंगे 132 का, तो उसका 2 रुपया बढ़ने के लिए भी 4 घंटे लग जाते हैं,
और बढ़ता भी नहीं है 1 बार। लेकिन निफ्टी का 1-2% भी ऊपर नीचे होना फ्यूचर और ऑप्शंस में 50% से लेकर 200% का रिटर्न्स एक दिन में क्रिएट कर सकता है। और ऐसे अनेक कारणों की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए लोग स्टॉक को बाद में चुनते नहीं है। स्टॉक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सही है, लेकिन ट्रेडिंग करनी है किसी भी दिशा में कम लॉजिक्स पे, प्रॉफिट्स पे और कम इन्वेस्टमेंट पे, तो आपके लिए डेरिवेटिव्स आइडियल है। ऑप्शन में याद रखना, कॉल और पुट ऑप्शन में प्रीमियम आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एंड मैक्सिमम लॉसेस है। तो अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन 5,000 का लिया तो लगेगा भी इतना ही और गया तो 5,000 ही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल कॉल पुट खरीदने के बाद अनलिमिटेड होता है। और दैट्स व्हाई लोग इंडेक्स ट्रेडिंग और ऑप्शन के अंदर इंडेक्स ट्रेडिंग ये बेहतर प्रोफाइलिंग में चले जाते हैं शेयर बाजारों में। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, फिर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। क्या आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को तेजी मंदी अगली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पोजीशन से पैसे कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कैसे? आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑस्किलेटर को क्लब करो, इंट्राडे से लेके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की तेजी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड, फंडामेंटली आप स्टडी करके निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगली तेजी मंदी फोरकास्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। कैसे? अगर आप जीडीपी, इंफ्लेशन, आईआईपी ऐसे आंकड़ों को समझते हैं, इकोनॉमिक न्यूज एनालिसिस करते हैं जिसका असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होता है, तो आप हमेशा पूछते हैं निफ्टी का फंडामेंटल मतलब क्या? आप देखो अभी आईआईपी नंबर आ गया, 1% प्लस है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। इंफ्लेशन बढ़ रहा है देखो अभी, क्योंकि क्रूड, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दैट से मार्केट भी 3-4 दिन से गिर रहा है। तो ये सारी चीजें असर करती है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो जिसका इकोनॉमिक न्यूज का रीडिंग बेहतर है वो निफ्टी का वर्ल्ड क्लास प्लेयर और अर्नर बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। सेकंड, निफ्टी के जो मेजोरिटी स्टॉक्स है लाइक रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, इनके अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं तो आप तो पैसे बहुत कमाएंगे। दोस्तों, रिजल्ट प्रिडिक्शन क्या होता है? रिजल्ट आने के पहले गेस करना सेल नेट प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, घट सकता है, ये रेशो एनालिसिस करके और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रखा है अपने कंपनियों के ऊपर तो आसान है। या रिजल्ट आने के बाद फटाक से बताना अच्छा रिजल्ट है कि बुरा रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा हिलाता है। देन इन्हीं मेजर कंपनियों के अगर आप कंपनी इंडस्ट्री न्यूज, क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं और इकोनॉमी की फिगर पढ़ते हैं तो फंडामेंटली आप निफ्टी को बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंट्राडे से लेके शॉर्ट टर्म तक। और ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को क्लब करे ना तो आपके समझने में और कमाने में कई चांद लग जाए, 4 चांद नहीं, कई चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो सेक्टोरल इंडेक्स है और निफ्टी से ज्यादा वल्नरेबल है। मतलब निफ्टी 2% बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी 5% बढ़ेगा, निफ्टी 2% घटेगा तो बैंक निफ्टी 7% घटेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो निफ्टी 10-15 सेक्टर से 25-30 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? सो निफ्टी का भी जैसे आपने स्टडी किया है वैसे बैंक निफ्टी का भी आप फंडामेंटली स्टडी कर सकते हैं। कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेनी चाहिए, 2-2 महीने के बाद आरबीआई दिखाती है, इसके अंदर रेपो, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट ये क्या चल रहे हैं, करेंसी के रेट क्या चल रहे हैं, ये आरबीआई का और मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट एरिया ऑफ फंडामेंटल होता है। ये कभी आप पढ़ते हैं तो आपको बैंकिंग पॉलिसी और बैंक स्टॉक कैसे फॉर्म करेंगे ये पता चलेगा फंडामेंटली। और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, इनके रिजल्ट देखो, एसबीआई के रिजल्ट के बाद ही एसबीआई 350 का 400 हो गया, ट्रू और फॉल्स? आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई भाग गया, 550 का 650 हो गया। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई के रिजल्ट पढ़ते हैं तो आप ना केवल इन दो स्टॉक को प्रिडिक्ट करते, बैंक निफ्टी को भी प्रिडिक्ट करते, फ्यूचर बाय करते, कॉल बाय करते, माला माल होते हैं। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, ये यदि आपको एक अच्छे लेवल का ट्रेडर बनना है और शेयर मार्केट से पैसे कमाने गमाने नहीं है तो बात तो क्लियर है दोस्तों।